तल पर ढेर किए गए स्थानिक चुंबकों की बड़ी संख्या ईथेरियल जेलीफिश को अन्य स्थानिक चुंबकों की खोज करने में मदद कर सकती थी। इससे ईथेरियल जेलीफिश की स्थानिक चुंबकों की खोज अधिक कुशल हो गई। जो लुओ ने अपने डायमंड आईपी फैंटेसी आई लावा ड्रैगन छिपकली को आदेश दिया, उसे पानी में जाने के लिए कहा। जब लावा ड्रैगन छिपकली एक लावा इगुआना थी, तो उसे पानी से घिन आती थी क्योंकि वह एक पृथ्वी प्रकार की परी थी। इसके अलावा यह समुद्र में लड़ने में अच्छा नहीं था। हालांकि इसने अपनी ड्रैगन प्रजाति के वंश को जगाया और लावा ड्रैगन छिपकली में बदल गया। सभी ड्रैगन प्रजाति के परी उभयचर परी थे, जो एक ही समय में पानी और जमीन पर लड़ाई का सामना कर सकते थे। लावा ड्रैगन छिपकली झोउ लुओ के आदेश के तहत अनाड़ीपन से समुद्र में उतरी और पहले तो कुछ हद तक अनिच्छुक थी। उसने अपना सिर नीचे किया और समय समय पर अपनी पूंछ से जमीन पर वार भी किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी मोटे आदमी पर हथौड़ा चलाया जाता है। लेकिन झोउ लुओ ने जल्दी से उसे मना लिया। अच्छा लड़का, बहकावे में मत आओ, समुद्र में गोता लगाओ, तुम्हें बहुत कुशल होना चाहिए। समुद्र में गोता लगाने के लिए मजबूर होने के बाद लावा ड्रैगन छिपकली जाहिर तौर पर थोड़ी घबरा गई थी। आखिरकार यह समुद्र में गोता लगाने का उसका पहला मौका था। हालांकि कुछ तैरने के प्रयासों के बाद उसे पता चला कि समुद्र बहुत मजेदार है। समुद्र में खेलने के बाद वह किनारे पर जाने को तैयार नहीं थी। लावा ड्रैगन छिपकली के परिवर्तन ने झोउ लुओ को चकित कर दिया। लियू जी कीट रानी को उजाड़ द्वीप पर कीट झुंड स्थापित करने देने वाले थे। लेकिन लिन युआन ने उन्हें रोक दिया। कीट रानी के कीटों का समूह समुद्र में लड़ने में अच्छा नहीं था। इसकी मुख्य इकाई फ्लैश मिंसिंग ब्लेड कीट थी, जो कुछ ही मिनटों में समुद्री पानी में डूब जाती थी और उसमें जीवित रहने में पूरी तरह से असमर्थ थी। यह कहा जा सकता है कि लियू जी एक गैर तैराक था और केवल भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त था। इससे पहले लियू जी ने बहुत सारे लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ और हरिकेन ऑवलेट मॉथ बनाए थे, जिन्हें वह इस द्वीप पर आने पर भी साथ लाया था। ये लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ और हरिकेन ऑवलेट मॉथ पर्याप्त थे। जब लिन चू को लावा ड्रैगन छिपकली को समुद्र में खेलते देखा और उसे याद आया कि इस समुद्र में कोई जीवित प्राणी नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई खतरा नहीं होगा, तो उसने अपने दो अनुबंधित फय को बुलाया। लिन युआन ने देखा कि कान से एक्स पेन इल्यूसरी फॉक्स, जिसे उसने पहले लिसन के साथ एक्सचेंज किया था, सिल्वर सैट फैंटेसी 1 तक पहुंच गया था। पेन इल्यूसरी फॉक्स के अलावा लिसन के पास वास्तव में सिल्वर 3 फैंटेसी एक 3 टेल्ड क्रिम्सन फॉक्स था। वाले क्रिम्सन फॉक्स की योग्यता वास्तव में दर्द भ्रमकारी फॉक्स की तुलना में बेहतर थी। अपने ग्रेड में प्रत्येक बड़ी पदोन्नति के साथ इसकी एक नई पूंछ उगाती थी और इसे लोमड़ी के बीच एक अत्यंत महान वंश माना जाता था। लिन युआन को एहसास हुआ कि लिसन की योग्यता वाकई बेहतरीन कही जा सकती है। इसके अलावा लिसन इस साल सिर्फ 24 साल की थी और युवा पीढ़ी में उसकी उपस्थिति शानदार थी। लिन युआन अपने नए डोम गिल्ड क्लब में लिसन को भर्ती करने के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। आखिरकार इस टूर्नामेंट के लिए गिल्ड क्लब की मुख्य टीम में केवल वह और लियू जी ही शामिल थे। उस समय अचानक हवा समुद्र के ऊपर तेज हो गई। ठंडी समुद्री हवा ने लिन युआन के चांद कपड़े उड़ा दिए और अचानक समुद्र के ऊपर एक चील की चीख गूंज उठी। अध्याय 461। क्या आप इस तर्क को समझते हैं? लिन युआन ने किनारे से उड़ते हुए केवल एक विशालकाय बाज को देखा, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 40 मीटर था। उसके पंख गहरे भूरे रंग के थे, जिनमें तीखी धातु जैसी चमक थी। उसके पिछले पंखों का रंग गहरा, लगभग काला था। इसके बजाय इसके पेट के पंखों का रंग हल्का था, जो कॉफी रंग का था। हालांकि विशाल बाज के सिर पर सुनहरे पंख थे, जो तलवार की तरह तीखे थे और उड़ान भरते समय हवा में तलवार के वार की आवाज पैदा करते थे। दोनों गालों पर तलवार के पंख लगे हुए थे तथा तीखी बाज की 2 आंखें थीं, जिससे 40 मीटर के पंख फैलाव वाला यह विशालकाय बाज वीर और असाधारण लग रहा था। लिन युआन ने इस विशाल बाज की विशेषताओं की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। फेनाम स्वॉर्ड प्लम सी हॉक। फे प्रजाति लंबे पंख वाला बाज समुद्री बाज। फे ग्रेड डायमंड 10 में से 10। फे प्रकार धातु वायु। फे क्वालिटी फैंटेसी वी। लिन युआन अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि इस तलवार पंख वाले समुद्री बाज को सुजैन तक पहुंचने की बाधा को तोड़कर पहुंच जाना चाहिए था। इसे तोड़ने में बहुत समय लगना चाहिए था। तलवार पंख समुद्री हॉक को उसकी और दूसरों की ओर उड़ते हुए देखकर लिन युआन को पता था कि जो होना था वह आखिरकार आ गया। स्वॉर्ड प्लम सी हॉक ने अपने पंख वापस खींच लिए और उस उजाड़ द्वीप पर उतरा जहां सभी लोग थे। हवा के झोंकों के कारण दर्जनों लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ सैकड़ों मीटर दूर उड़ गए, इससे पहले कि वे खुद को स्थिर कर पाते।
झोलुओ ने तुरंत लावा ड्रैगन छिपकली को किनारे पर जाने और लिन युआन, लियू जी और लिसन के सामने अवरोध खड़ा करने का आदेश दिया। उन्होंने एक सफेद कपड़े पहने अनुयायी और एक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। एक बूढ़ा आदमी और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो आधे कवच पहने हुए थे उत्कृष्ट तलवार पंख वाले सी हॉक की पीठ से नीचे कूद पड़े। जब लिन युआन ने इस बूढ़े आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान फैल गई। क्या यह बूढ़ा आदमी वही देवदार की आभा वाला बूढ़ा आदमी नहीं था जो यंग मास्टर झेंग के पीछे इंडिगो एज्योरसी मार्केट में आया था? उसने आधे शरीर पर कवच पहने दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और सोचा, क्या झेंग परिवार की तीसरी वंशावली ने मुझ पर हमला करने के इरादे से एक साथ दो सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को भेजा है? वे कितना चाहते थे कि मैं मर जाऊं। इस समय देवदार की आभा वाले बूढ़े व्यक्ति की पीठ सीधी थी और चेहरा उदासीन था। उसका स्वर इतना कोमल था मानो वह अपने पोते से बात कर रहा हो। बुरा नहीं है, आप तीनों यहां हैं, मुझे ज्यादा काम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद सीधी पीठ और देवदार की आभा वाले बूढ़े व्यक्ति ने लावा ड्रैगन छिपकली की ओर देखा जो हिंसक रूप से दहाड़ रही थी, और कुछ अफसोस के साथ कहा, एक डायमंड आई फैंटेसी आई छिपकली, यह कुछ हद तक कमजोर है। जब झो लुओ ने पहले स्वॉर्ड प्लम्सी हॉक को देखा और उसकी ताकत को महसूस किया तो उसे पता था कि इस समूह के लोगों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। हालांकि वह पीछे रहने के लिए तैयार नहीं था। झो लुओ को पता था कि लिन युआन के पास दो मिथक नस्ल के परी हैं जो छाया में छिपकर मानव रूप ले सकते हैं। जब दो सुजरेन मिथ नस्ल के परी थे जो मानव रूप ले सकते थे और कम से कम मिथक की अंधेरे में उनकी रक्षा कर रहा था, तो चिंता करने की क्या बात थी। इसलिए झो लुओ ने बिना किसी चिंता के देवदार की आभा वाले बूढ़े व्यक्ति से कहा, बूढ़े आदमी, आपके बाल सफेद हैं, आपकी दाढ़ी सफेद है, आपकी भौहें सफेद हैं, और आप थोड़े बूढ़े हैं। सीधी पीठ और देवदार की आभा वाले बूढ़े आदमी ने बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे इस तरह बात करेगा। हालांकि बूढ़े आदमी के बगल में आधे कवच में अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत जवाब देने की, जल्दी से इस निर्जन द्वीप को छोड़ दो। अन्यथा जब तुम अपनी जान गंवा दोगे तो मुझे पहले से चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। झो लुओ जवाब देने ही वाला था कि लिन युआन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दो बार थपथपाया। उसने बोलना बंद कर दिया और तुरंत लावा ड्रैगन छिपकली को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि वह अभी भी लिन युआन की तरफ से रुका हुआ था। लिन युआन को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि आधा कवच पहने हुए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उन्हें भगाना चाहता था, सीधे तेते तातारे उन्हें पना नहीं चाहता था। लिन युआन हैरान था, क्या आधे कवच में मध्यम आयु वर्ग का आदमी झेंग परिवार की तीसरी वंशावली से नहीं था? उसके तुरंत बाद उसने सीधी पीठ और देवदार की आभा वाले बूढ़े आदमी को यह कहते सुना, डुआन है, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें उन्हें भगाने के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी उनसे कुछ कहना है। आधे कवच में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्पष्ट रूप से अधीर दिख रहा था और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ तलवार पंख समुद्री हॉक को अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपके यंग मास्टर झेंग मेरे चेहरे पर मुखौटा इतनी बुरी तरह से चाहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ एक और सौदा करने के लिए आपको भेज दिया? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने पूछा, इस विशाल इंडिगो एज्योर सिटी में केवल 3 पेड़ हैं जो आसमान तक उठते हैं। चाहे वह ड्रैगन हो या सांप, वे केवल इंडिगो एज्योर सिटी के पेड़ों की शाखाओं पर ही कुंडली मारकर बैठ सकते हैं। क्या आप इस सिद्धांत को समझते हैं? लिन युआन और भी ज्यादा मुस्कुराया और जवाब दिया, बेशक, मैं यह समझता हूं। कौन सी जगह ऐसी है जहां कोई पेड़ आस्था के आसमान तक नहीं पहुंचता, और कौन से पेड़ पर ड्रैगन या सांप नहीं होते? स्वार्थी पेड़ हमेशा ऊपर की ओर देखना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि वे बड़े पेड़ हैं, जबकि वास्तव में वे बड़े पेड़ों से ढके होते हैं। लिन युआन ने कुछ देर रुककर कहा, आसमान की ओर बढ़ते बड़े पेड़ झेंग परिवार के मुख्य परिवार हैं या तीसरी वंशावली हैं? यदि यह बाद वाला मामला है तो झेंग परिवार का मुख्य परिवार यह जानकर खुश नहीं होगा कि पेड़ की जड़ों पर परजीवी होने वाली कुछ शाखाएं वास्तव में एक बड़े पेड़ में विकसित होने का इरादा रखती हैं। सीधी पीठ और देवदारू वाले बूढ़े व्यक्ति की मुद्रा गंभीर हो गई और उसकी आवाज देवदारू की शीतलता के साथ तालमेल खाती हुई प्रतीत हुई। तुम्हारी जीभ इतनी छोटी सी उम्र में ही तुम्हें मार डालेगी। लिन युआन ने हवा से उड़ते हुए चांद सफेद स्पिरिट क्यूई कपड़े को हिलाया और इसके बजाय पूछा, क्या मैं इस जीभ के बिना एक घातक आपदा को आकर्षित नहीं करूंगा? उस समय आधे कवच में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, जियाओ हानाजोंग, क्या हो रहा है? क्या तुमने मुझे अपने परी को विश्व शुद्धिकरण का कार्य करने में मदद करने के लिए नहीं कहा था?
सीधी पीठ और देवदार की आभा वाले बूढ़े व्यक्ति ने क्षमा याचना करते हुए उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, डुआन है, यह मास्टर का निजी मामला है। एक पल रुको, मैं इस बड़े निजी मामले को तुरंत सुलझा दूंगा। हम विश्व शुद्धिकरण के लिए इस अच्छी जगह को कलंकित नहीं कर सकते। अधेड़ उम्र का व्यक्ति नाक सिकोड़कर कुछ कदम दूर चला गया और बोला, जाओ, रक्तपात की माता। अर्ध कवच पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी बात को दबाने या अपनी नाराजगी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। जियान हानजोंग, मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाने आया हूं। झेंग परिवार की तीसरी वंशावली के मामलों में हिस्सा लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। डुआन हे ने अपना ध्यान वापस लिन युआन और बाकी लोगों की ओर मोड़ दिया। कुछ गंभीर बात हुई होगी, अन्यथा उन्हें जियान हानजोंग को भेजने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। मुख्य परिवार की एकमात्र सहायक शाखा के रूप में झेंग परिवार की तीसरी वंशावली सामान्य परिस्थितियों में अपने एकमात्र सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ को कभी भी बाहर नहीं भेजती थी। हालांकि डुआन हे ने निकट दूरी पर खड़े युवा लोगों के समूह को कितनी भी सावधानी से देखा हो, वह यह पता नहीं लगा सका कि वे किस तरह से इतना बड़ा खतरा पैदा करेंगे कि जियान हानजोंग को आगे आना पड़े। जियान हानजोंग सही था। लावा ड्रैगन छिपकली के असाधारण कौशल के बावजूद अंततः उसमें ताकत की कमी थी। जेंग परिवार के तीसरे वंश में कई राजा श्रेणी के सदस्य थे। इस समूह के लोगों को संभालने के लिए एक एकल राजा श्रेणी विशेषज्ञ पर्याप्त होना चाहिए। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि डुआन हे वास्तव में झेंग परिवार का हिस्सा नहीं था। वह केवल जियान हानजोंग नामक व्यक्ति की सहायता करने आया था, जिसके चारों ओर देवदार की लकड़ी की सुगंध फैल रही थी। वह जियान हानजोंग के अनुबंधित परी को विश्व शुद्धिकरण से गुजरने में सहायता करने जा रहा था। लिन युआन ने डुआन हे से सीधे पूछा, वरिष्ठ डुआन हे, आप स्वयं सम्राट स्तर के हैं। यदि आप वास्तव में झेंग परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो मुझे आशा है कि आप उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो आपसे संबंधित नहीं हैं। डुआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि नकाबपोश युवक उसे बाहर बुलाएगा। डुआन हे ने अपने मन में उस युवक के शब्दों को दोहराया। उसे यकीन था कि उसने उस विनम्र कथन में छिपी हुई धमकी को महसूस किया था। डुआन हे ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या होगा अगर मैं हस्तक्षेप करना चुनूं? लिन युआन ने डुआन हे को पत्थर की तरह देखा और प्रत्येक शब्द पर विराम लगाते हुए कहा, तो आप खुद को स्काई सिटी का दुश्मन बना रहे हैं। स्काई सिटी का जिक्र आते ही डुआन हे के दिमाग में हलचल मच गई। उसे एहसास हुआ कि उसने स्काई सिटी नामक गुट के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि उसे इस तरह के अंतर्गुटीय झगड़ों में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर होती, तो वह शुरू से ही जियान हानजोंग के सामने अपना रुख स्पष्ट नहीं करता। जियान हानजोंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति ने चक्रवात का रूप ले लिया, जो जियान हानजोंग के सामने प्रकट हुआ। जैसे जैसे आध्यात्मिक शक्ति निकलती गई, चक्रवात का परिमाण बढ़ता गया। अचानक यह आध्यात्मिक शक्ति के एक विशाल भंवर में बदल गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त मुक्त प्रवाहित आध्यात्मिक शक्ति को निगल लिया। जब लिन युआन ने जियान हानजोंग का अवलोकन किया, तो उसने पाया कि वह एक एस श्रेणी के स्पिरिट क्यूब पेशेवर था। एस श्रेणी के स्पिरिट क्यूब पेशेवरों ने अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दिखाया कि किस प्रकार उनकी आध्यात्मिक शक्ति का चक्रवात हवा में मुक्त रूप से प्रवाहित होने वाली समस्त आध्यात्मिक शक्ति को निगल सकता है, जिससे वे अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पता चला कि एस श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर केवल अपने शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने से आगे बढ़ चुके थे। उनमें प्राकृतिक दुनिया की ऊर्जा का दोहन करने की शक्ति थी। उस समय बर्फीले नीले पत्तों से ढका 70 मीटर ऊंचा एक परिद्वीप पर उतरा। इसकी खुरदरी शाखाएं बर्फ की मूर्तियों जैसी दिख रही थीं, जिन पर जटिल डिजाइन उकेरे गए थे। पत्ते पर एक एक जमी हुई बूंद लटक रही थी। जैसे ही हरी भरी नीली पत्तियां हवा में नाचने लगीं, शाखाएं एक साथ हिलने लगीं। फिर भी इस विशाल वृक्ष की मुख्य शाखा असामान्य रूप से सीधी बनी रही। इंडिगो एज्योर सिटी में सर्दी बहुत अधिक ठंडक तक नहीं पहुंची, तथा तापमान अधिकांशतः शाही राजधानी में देर से शरद ऋतु के समान ही रहा। हालांकि जैसे ही यह 70 मीटर लंबा नीली पत्ती वाला परी दिखाई दिया, लिन युआन ने देखा कि उसके सफेद कपड़ों पर बर्फ की एक परत दिखाई दे रही है। प्रत्येक सांस के साथ उसके फेफड़ों में बर्फ की सुइयां चुभ रही थीं। लिन युआन ने 70 मीटर ऊंचे नीले पत्ते वाले परी की जांच के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम, अल्टीमेट आइस, फे प्रजाति, उन्नत, फे ग्रिड, डायमंड, 10 में 10, फे प्रकार बर्फ, फे क्वालिटी, फैंटेसी बीट की। लिन युआन को एहसास हुआ कि इस फैंटेसी वी अल्टीमेट आइस में गोल्डन फेदर सी ईगल के बराबर शक्ति थी। दोनों लगभग सुजरेन थे। ट्रू डेटा ने अल्टीमेट आइस के बारे में कुछ खास नहीं बताया। इसमें किसी भी आइस टाइप फे के औसत कौशल थे। From the web powered by Zergnet. We can't ignore the big red flags in Chopra Jonas's marriage. Tragic details about former CNN anchor Lisa Ling that are so sad.
इसका एकमात्र विशेष कौशल यह था कि यह अपने विरोधियों के मौलिक कौशल को संघनित कर सकता था। यह कौशल उन योद्धाओं को बहुत अधिक प्रभावित करेगा जो आक्रमण के लिए अपने मौलिक कौशल का उपयोग करते हैं, तथा इससे अल्टीमेट आइस की लड़ने की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि होगी। लेकिन यह कौशल कितना भी प्रभावी क्यों न हो, इसका प्रयोग केवल समान श्रेणी के प्राणियों पर ही किया जा सकता था। यह थोड़े उच्च स्तर के परियों को भी प्रभावित करेगा, अर्थात वे जो अभी सुजरेन बने हैं लेकिन विश्व शुद्धिकरण से नहीं गुजरे हैं। मदर ऑफ ब्लड बैथ जैसी फे, जिनकी विल पावर रून पहले से ही लॉ रून में बदल चुकी थी, पहले से ही अल्टीमेट आइस से कई लीग ऊपर थीं। इस प्रकार अल्टीमेट आइस की शक्ति मदर ऑफ ब्लड बैथ के खिलाफ सीमित थी। जियान हानजोंग ने लिसन पर एक नजर डालने से पहले लिन युआन को देखा। तटीय समुद्र के पास जो वस्तु तुम्हें मिली है उसे सौंप दो। अगर मेरा मूड अच्छा हो तो मैं तुरंत तुम्हारे दिलों को फ्रीज कर सकता हूं और तुम्हें दर्द रहित मौत दे सकता हूं। जियान हानजोंग ने धीमी आवाज में कहा। जो लुओ लावा ड्रैगन छिपकली की मरून फायर फोरहेड लॉन्चर क्षमता को नियंत्रित करने में व्यस्त था। उसने लावा शील्ड से भीड़ को ढक दिया। लावा शील्ड ने लिन युआन को परम बर्फ से निकलने वाली अत्यधिक ठंड का मुकाबला करने में मदद की। दुर्भाग्य से लावा ड्रैगन छिपकली और अल्टीमेट आइस के बीच क्षमता में बड़े अंतर के कारण लिन युआन अभी भी डायमंड फैंटेसी वीफे से भारी दबाव महसूस कर सकता था। लिन युआन को अपने ऊपर मंडराते खतरे का एहसास हो रहा था। इस अनुभूति ने उसे उस समय की याद दिला दी जब चेंग वू ने शाही राजधानी के बाहर जंगल में उसका शिकार किया था। लिन युआन अब जियान हानजोंग के साथ बातचीत जारी रखने में असमर्थ था। उन्होंने मूल रूप से जियान हानजोंग से झेंग परिवार की तीसरी वंशावली के बारे में जानकारी निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने यह विचार त्याग दिया। लिन युआन ने धीरे से कहा, जाओ रक्तपात की मां। लिन युआन की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। समुद्री हवा के तेज झोंकों के सामने वह आसानी से दब गई। उसी समय एक भयावह शक्तिशाली दबाव, जो परम बर्फ से भी अधिक शक्तिशाली था, प्रकट हुआ। इसके साथ द्वेष और खून की दुर्गंध भी थी। जिस समय दबाव दिखाई दिया, उसी समय लिन युआन के सिर से एक गहरी लाल लकीर निकली और सीधे अल्टीमेट आइस की ओर बढ़ता पाई। क्षण तीव्र दबाव और रक्त की धात्विक गंध प्रकट हुई। जियान हानजोंग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाला और उनकी हथेली के बीच से एक सुंदर बोनसाई का पौधा उगाया। जिस समय जियान हानजोंग की हथेली से देवदार की सुंदर बोनसाई उगी, उसी समय समुद्र की मूल रूप से अछूती सतह में उछाल आ गया। इसकी गहराई से एक विशाल हिमनद उभर आया। देवदार बोनसाई के चारों ओर की हवा उस समय हाथी दांत बर्फ में बदल गई जब देवदार बोनसाई ने ठंडी आभा बिखेरी। जियान हानजोंग ने देवदार के बोनसाई में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति डाली और चिल्लाया, ठंडी बर्फ पाइन, पाइन सुई ढाल, परम बर्फ बर्फ के अपा, बर्फट की पत्तियां बिखरी हुई हैं। जियान हानजोंग के हाथ में लगे देवदार के बोनसाई की सुइयां गिर गईं। गिरती हुई सुइयां अल्टीमेट आइस की शाखाओं पर आपस में मिल गईं, जिससे एक कठोर खोल का निर्माण हुआ। हालांकि अल्टीमेट आइस का निर्माण बहुत मजबूती से किया गया था और इसका आकार भी बहुत बड़ा था। कोल्ड स्नो पाइन अपनी शाखाओं को पूरी तरह से ढकने में असमर्थ था, जिससे उसे पूर्ण सुरक्षा मिल सके। जब अल्टीमेट आइस को जियान हानजोंग का आदेश मिला तो उसके घने नीले पत्तों ने पत्तियों का एक बवंडर पैदा कर दिया। पत्तियों से लटकती बूंदें सुइयों में बदल गईं, जो लाल रंग की विद्युतीय किरण की ओर फूट पड़ीं, जो परी की ओर बढ़ रही थीं। अफसोस, बर्फीले नीले पत्तों का बवंडर लाल रोशनी की विद्युतीय धार के सामने कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे लाल रंग की रोशनी नजदीक आती गई, अल्टीमेट आइस की शाखाएं झुक गईं और उस बिंदु से शुरू होकर अंदर की ओर पहुंच गईं जहां सुइयां अनुपस्थित थीं। अल्टीमेट आइस की शाखाएं विस्फोट से खुल गईं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब लाल रंग की रोशनी पहले छेद के बगल में दूसरे छेद में पड़ी, तो वह एक आकर्षक लड़की में बदल गई। उसके बाल ज्वाला जैसे लाल थे, आंखें भी लाल थीं और उसने माणिक्य रंग का कवच पहना हुआ था। लड़की के हाथ में एक हल्के नीले रंग का पेड़ का कोर था। रक्तबीज की मां ने हल्के नीले रंग के पेड़ के कोर को धीरे धीरे ऊपर नीचे फेंका। उसने इसे इस तरह से फेंका कि इसने हवा में एक पूरा चक्र बना लिया और हर फेंक को एक जटिल चाल के साथ प्रतिच्छेद किया। जियान हानाजोंग के गले से क्रोधित दहाड़ निकली। नहीं! खून खराबे की मां की अजीब लेकिन मधुर आवाज गूंजी। उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण उपहास वाला था। नहीं बूढ़े आदमी, तुम्हारी आवाज ने मुझे शुरू से ही नाराज कर दिया। स्काई सिटी के लोगों के दिलों को ठंडा करने की धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सपने देखो। अगर तुमने मुझ पर हमला करने के लिए सुजरेन पीक स्नो चिल का इस्तेमाल किया होता तो मैं थोड़ा घायल हो सकता था, लेकिन तुमने अल्टीमेट आइस की रक्षा के लिए स्नो पाइन चिल का इस्तेमाल करना चुना। कितना बेवकूफ! मुझे मानना होगा,
तुम एक बूढ़े आदमी के लिए काफी शक्तिशाली हो। मैं यह भी कहूंगा कि अल्टीमेट आइस का ट्री कोर बुरा नहीं है। यह गर्मी के दिनों में मेरे कमरे को ठंडा करने के लिए बहुत बढ़िया होगा। जैसे ही रक्तपात की मां ने खुद को दिखाया, डुआन हे, जिसने तब तक भाग नहीं लिया था, कूद पड़ा। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसके खुरदुरे चेहरे से डर और अविश्वास झलक रहा था। उसे लग रहा था कि अभी अभी कोई हास्यपूर्ण प्रदर्शन हुआ है। जियान हानजोंग, जो शुरू में बढ़त बनाए हुए था, को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसके अनुबंधित परी ने अपना वृक्ष कोर खो दिया। कमजोर परम बर्फ और उसकी नष्ट हो चुकी अवस्था पर एक नजर डालना ही डुआन हे के लिए यह जानने के लिए पर्याप्त था कि परम बर्फ अपने अंत की ओर अग्रसर है। एक उन्नत श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर केवल अल्टीमेट आइस को बचा सकता था। हालांकि यह असंभव था कि लाल बालों वाली लड़की अल्टीमेट आइस को ऐसा अवसर देगी। रक्तबीज की माता की अवशिष्ट रक्त लाल ऊर्जा अभी भी परम बर्फ की शाखाओं को खा रही थी। अल्टीमेट आइस के शरीर में गड्ढे के किनारे पहले से ही मुरझाने लगे थे। डुआन वह जानता था कि बालों वाली लड़की को एक सुजैन मिथक नस्ल की परी होना चाहिए जो मानव रूप में बदल सकती है। डुआन हे के मन में केवल एक ही प्रश्न रह गया। मैं इस बात से अनभिज्ञ क्यों था कि स्काई सिटी में शक्ति है? किसी भी उभरते हुए गुट के पास पहले से ही कोई मिथक नस्ल का प्राणी नहीं होगा जो मानव रूप ले सके। मैंने पहले कभी स्काई सिटी का उल्लेख अनुभवी गुटों में नहीं सुना है। क्या वे दुर्लभ छिपे हुए गुटों में से एक हो सकते हैं? जब जियान हानजोंग को अल्टीमेट आइस की स्थिति की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ तो उसकी सीधी मुद्रा ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी कर्कश आवाज में कर्कश स्वर फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्टीमेट आइस के पेड़ की कोर लेने की? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, भले ही यह आखिरी काम हो जो मैं करूंगा। रक्तबीज की जन्नी ने जियान हानजोंग को नजरअंदाज करते हुए जम्हाई लेने का इशारा किया। उसने अल्टीमेट आइस के पेड़ के कोर को अपने होठों तक उठाया और उसमें से एक टुकड़ा काट लिया। रक्तबीज की जननी ने कुछ ही घूंटों में पूरे वृक्ष की जड़ को चबा डाला। जब यह काम पूरा हो गया तो उसने अपना मुंह खोलकर चबाए हुए पेड़ की जड़ को जमीन पर थूकने का नाटक किया। उसकी आवाज में घमंड झलक रहा था। एक पेड़ की जड़ जो सुजरेन तक नहीं पहुंची है, वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम आलसी हो बूढ़े। हालांकि तुम्हारे हाथ से उगने वाले चाइव्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे तुम्हारे हाथ से खोद कर निकाल लूंगा और इससे एक डिश बनाऊंगा। रक्तबीज की मां के शब्दों से लिन युआन की पलकें फड़कने लगीं। इसकी दो तरफा जीभ भी उतनी ही प्रभावी हथियार थी जितनी इसकी वास्तविक क्षमताएं। इसने पहले छिपकर हमला किया, फिर हृदय पर निशाना साधा और अंत में घातक प्रहार किया। जियान हानजोंग के पास उसके जानलेवा इरादे के सामने कोई मौका नहीं था। अल्टीमेट आइस का डायमंड फैंटेसी वी ट्री कोर निश्चित रूप से बाजार में एक स्रोत प्रकार की वस्तु होगी। कैसा असफल व्यक्ति! जियान हानजोंग का गुस्सा तब फूट पड़ा जब उसने देखा कि मदर ऑफ ब्लडबैथ ने अल्टीमेट आइस के पेड़ के कोर को काट लिया है। वह गुस्से में हकलाने लगा और खांसने लगा। खांसते समय उसने अपनी उभरी हुई छाती को भी पकड़ लिया। आप, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रक्तबीज की माता ने पुनः हस्तक्षेप कर दिया। क्या? बस संघर्ष करना बंद करो। मैं जल्द ही तुम्हारे हाथ से चाइव्स काट लूंगा। जब तुम मरोगे तो झेंग परिवार की तीसरी पीढ़ी जो अभी भी तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रही है शायद हंसी से लौटपोट हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम अपनी मौत के बाद अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी राख को इस द्वीप पर दफना दूंगा और यहां एक बड़ा डिस्को खोलूंगा। इस तरह मैं आज की खुशी को बार बार जी सकूंगा। जियान हानाजोंग ने अपनी पीठ को झुकाया, आसमान की ओर देखा और एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। दुस्वप्न 6, कृपया मेरी मदद करें। कृपया पेड़ की जड़ मुझे लौटा दें। जैसे ही जियान हानजोंग ने आकाश की ओर चिल्लाना शुरू किया, काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उसके पास प्रकट हुआ। लहर के साथ एक तैलीय काला पिंड उस लाल ऊर्जा से चिपक गया जो परम बर्फ की शाखाओं को सड़ा रही थी। काले तैलीय द्रव्य ने रक्तबीज की मां की रक्त ऊर्जा का प्रतिरोध किया। इसने अल्टीमेट आइस की शाखाओं में छेद भी कर दिया और प्रभावी रूप से सड़न की दर को धीमा कर दिया। रक्तबीज की माता की ऊर्जा को नकारने के बावजूद परम बर्फ अपने वृक्ष के कोर के बिना छेद से बाहर की ओर सूखना जारी रखेगी। काले लबादे वाला व्यक्ति गहरी और कर्कश आवाज में बोला, झेंग परिवार की तीसरी वंशावली पर हमला करके तुमने झेंग परिवार को अपमानित किया है। तुम्हें अपने किए की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। रक्तबीज की माता ने परम बर्फ के वृक्ष के कोर को लाल क्रिस्टल क्लस्टर डायमंड पे स्टोरेज बॉक्स में रखा था जो उसके कान से लटका हुआ था। इसका स्वर और रवैया चंचल बना रहा। मुखौटे के पीछे मत छुपना। मुझे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर चमगादड़ प्रजाति के जीव की बदबू आ रही थी। यद्यपि उसका स्वर शरारती था, परंतु उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह गंभीर थी। उसके हाथ में लाल रंग की चमक चमक उठी। रोशनी उस ओर फैली जहां लिन युआन का समूह खड़ा था और 4 लाल क्रिस्टल मकड़ियों का रूप ले लिया। लिन युआन जानता था कि रक्तबीज की माता अपनी स्वर्ण क्षमता, स्पाइडर इंक्यूबेशन का उपयोग उसे और बाकी लोगों की रक्षा के लिए कर रही थी।
रक्तबीज की माता के पीठ के कवच के आकार की 4 ढालों ने लावा ड्रैगन छिपकली की लावा ढाल को ढक रखा था। जब रक्तबीज की माता की कवच आकार की ढाल ने लावा शील्ड को निगल लिया, तो लिन युआन को लगा कि विनाशकारी अवरोध ने उसे बाहर ही रोक दिया है। ढाल का अंदरूनी भाग ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वच्छ कर दिया गया हो। जिस समय उसने लाल क्रिस्टल मकड़ियों को छोड़ा, उसी समय रक्तबीज की माता का शरीर अचानक एक चमकदार लाल प्रकाश से भर गया। रक्त कानून ऋण प्रकट हुए और अपनी अधिकतम शक्ति जारी की। आरंभ में शांत समुद्र एक साथ रक्त के चिपचिपे जमाव में बदल गया, जो अंतहीन रूप से फैलता गया। एक छोटे पहाड़ के आकार की एक क्रूर लाल मकड़ी उस स्थान पर प्रकट हुई जहां पहले रक्तबीज की माता रहती थी। मकड़ी रक्त ऊर्जा में लिपटी हुई थी। उसकी पीठ के अलावा उसका पूरा शरीर डंकों के भयानक फर से ढका हुआ था। डंक चौंकाने वाले लाल रंग में चमक रहे थे। जिस क्षण रक्तबीज की माता ने अपना रूप बदला, वह काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर बढ़ी। दुःस्वप्न छठे काले धुएं के गुबार में बदल गया। उसी समय रक्तबीज की माता ने उस पर हमला किया और चतुराई से उसके हमले को चकमा दे दिया। रक्तबीज की जननी इससे अप्रभावित रही तथा उसने तुरंत दिशा बदल ली। 2 लाल डंक से ढके मकड़ी के पैर उठे और वार किया। अभी भी कमजोर अल्टीमेट आइस में पहले से ही असहाय अल्टीमेट आइस की शाखाओं पर लगभग 2 मीटर लंबे 2 घाव रह गए थे। घावों ने अल्टीमेट आइस की शाखाओं को लगभग 3 भागों में काट दिया। उसी समय दुःस्वप्न 6, जो काले धुएं में परिवर्तित हो गया था, रक्तबीज की माता के पीछे प्रकट हुआ। नाइटमेयर 6 मानव रूप से एक विशाल काले चमगादड़ में बदल गया। इसका ऑब्सीडियन शरीर धातु से बना हुआ था। चमगादड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए और भूरे धूल के ढेर को उड़ा दिया। वहां उड़ती धूल इतनी घनी थी कि वहां मौजूद लोगों की नजरें धुंधली हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। विशालकाय चमगादड़ ने अपने पंखों को आपस में फंसाकर हुक बना लिए और रक्तबीज की माता के मकड़ी के शरीर के कमजोर स्थान पर वार किया। कर्कश आवाज ने कहा, मृत स्वप्न कानून, भक्षण स्वप्न हुक। रक्तबीज की माता ने हमले का अनुमान लगा लिया और हवा में छलांग लगा दी। मदर ऑफ ब्लडबाथ के पिछले कवच पर विकसित हुई आंख ने नाइटमेयर 6 की गतिविधियों को पहले ही भांप लिया था और उसने ऑल सीइंग आई का उपयोग करके नाइटमेयर 6 की क्षमताओं का मुकाबला करने की रणनीति बनाई थी। फिर भी नाइटमेयर छठे के 2 आत्मा भक्षक हुक बहुत तेज थे और रक्तबीज की माता के एक पैर पर वार करने में सफल रहे। यह हमला रक्तबीज की माता पर उस समय किया गया जब वह हवा में उछल रही थी। रक्तपात की जननी की अजीब लेकिन मधुर आवाज क्रूर तरीके से चीखी, रक्त कानून, रक्त नियंत्रण। रक्त बीज की माता की रक्त नियंत्रण क्षमता शत्रु के रक्त को नियंत्रित करके उसकी गतिविधियों में हेरफेर कर सकती थी। हालांकि नाइटमेयर छठा और मदर ऑफ ब्लड बाथ दोनों ही मिथ दूसरे के परी थे, लेकिन नाइटमेयर छठा की शक्ति मिथ दूसरे के चरम पर थी। इस प्रकार रक्त बीज की माता लंबे समय तक नाइटमेयर जियाई को नियंत्रित नहीं कर सकी। फिर भी वह छोटी सी खिड़की पर्याप्त थी। जब ब्लड कंट्रोल नाइटमेयर जियाई के शरीर से छेड़छाड़ कर रहा था, तो उसके पीछे छोटी गेंदों के आकार की 3 हल्के बैंगनी रंग की फूल कलियां दिखाई दीं। बैंगनी फूल खिले और झड़ गए तथा बैंगनी पंखुड़ियों की वर्षा में परिवर्तित हो गए। एक फूल की पंखुड़ी बढ़कर हल्के बैंगनी रंग का भाला बन गई। पहली पंखुड़ी के परिवर्तन के बाद बाकी पंखुड़ियां भी तेजी से बदल गईं और उनमें से प्रत्येक हल्के बैंगनी रंग के भालों में बदल गईं। जब लिसन की नजर उन धारदार हल्के बैंगनी भालों पर पड़ी, तो उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया। वे वही भाले थे जिन्होंने शाही राजधानी में उसकी हत्या करने की कोशिश करने वाले राजा श्रेणी के विशेष शत्रुओं को मार डाला था। एक कोमल और स्नेही आवाज चिल्लाई, ग्रीष्म ऋतु के भाले, ग्रीष्म ऋतु के 3000 भाले। ग्रीष्म ऋतु के 3000 भाले हवा में उड़े और उनमें से आधे उस विशाल चमगादड़ में धंस गए। नाइटमेयर छठी की धातु की पीठ संपर्क बिंदु पर फट गई और स्याही जैसे खून का फव्वारा बह निकला। दुर्भाग्य से भाले नाइटमेयर 6 के शरीर में पूरी तरह से घुसने में सफल नहीं हुए। उन्होंने केवल उसे छेद दिया। जब तक भालों का दूसरा आधा भाग विशालकाय चमगादड़ की ओर उड़ रहा था, तब तक नाइटमेयर 6 पहले ही मदर ऑफ ब्लडबाथ के रक्त नियंत्रण से बचकर निकल चुका था। दुःस्वप्न छठा धुएं के बादल में बदल गया और अपने मानव रूप में वापस आ गया। उसका एक बार का शुद्ध काला लबादा अब फटा हुआ और फटा हुआ था। उसकी विशेषताएं एक भयावह अभिव्यक्ति में बदल गई थीं। उसकी आंखें पतली हो गई थीं और केवल सफेद भाग ही दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा का रंग अस्वस्थ राख जैसा था और उसके मुंह के कोनों पर 2 तीखे दांत उगाए थे। दुःस्वप्न छठे ने काले रक्त की एक बड़ी मात्रा उगल दी, जिसके बाद उसकी गंभीर आवाज में धमकी भरे स्वर उभरने लगे। क्या आप झेंग परिवार का विरोध करने के परिणाम जानते हैं? हल्के बैंगनी रंग की पंखुड़ियों की बारिश हवा में नाचती रही और लिन युआन के बगल में अंतहीन ग्रीष्म प्रकट हुआ।
उसने पास ही में खड़ी रक्तबीज की माता की मानवीय अभिव्यक्ति को देखा। अपनी शांत अभिव्यक्ति के बावजूद उसका पैर पूरी तरह से विकृत हो चुका था। एंडलेस समर ने कुछ देर तक रक्तबीज की माता के विकृत पैर का अध्ययन किया। उसकी भौहें और अधिक कसती गईं। उसकी दयालु दृष्टि क्रूरता से युक्त थी तथा उसने अपनी नजरें नाइटमेयर वीआईस पर कड़ा रखी थीं। एक और डार्क टाइप फे। मुझे यकीन है कि डार्क टाइप फरे के साथ किस्मत में हूं, एंडलेस समर ने कहा। चूंकि झेंग परिवार ने हत्यारे भेजे हैं, इसका मतलब है कि आप स्काई सिटी के दुश्मन बनने के परिणामों से अवगत हैं। एंडलेस समर की नजर रक्तबीज की माता पर पड़ी। इस स्वप्नभक्षी चमगादड़ को मेरे पास छोड़ दो। तुम उस बूढ़े आदमी और चाइव्स के 2 डंठलों का ख्याल रखना। अंतहीन ग्रीष्म ने अपनी उंगलियां चटकाईं और रून उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमने लगे, जैसे वह फुसफुसा रहा हो। बड़ी बहन कर सकती है। रक्तपात की जननी उसके शब्दों को सुनकर चौंक गई। छोटी बहन भी कर सकती है। लिन युआन ने अपना माथा रगड़ा। क्या सचमुच बड़ी बहन और छोटी बहन कैन का उपयोग इसी तरह किया जाना चाहिए? ब्लड बेथ और एंडलेस समर की मां ने हाल ही में स्टार वेब के बारे में सीखा था। क्या उन्होंने इतने कम समय में ही इसमें महारत हासिल कर ली थी? मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे साथी स्टार वेब के बारे में बहुत अधिक न जाने। लिन युआन ने चिमी के बारे में सोचा। मेरी चिमी बहुत प्यारी और आज्ञाकारी है। हालांकि जीनियस अक्सर स्टार वेब से किताबें खरीदता है, चिमी हमेशा उसके साथ रहती है। मैंने कभी नहीं देखा कि चिमी स्टार वेब के प्रति जुनूनी हो जाए और वहां से अजीब-ओ-गरीब चीजें उठा ले। कितना प्यारा पर प्यारा है। जब नाइटमेयर छठे ने एंडलेस समर के शब्द सुने तो उसने तुरंत अपने लॉ रून को बुलाया। जिस क्षण नाइटमेयर छठे के लॉ रून को बुलाया गया, दूर से खुशी की चीखें सुनाई देने लगीं। नाइटमेयर छठे के हाथ लॉ रून के भूरे कोहरे के ढेर में प्रवेश कर गए। नाइटमेयर छठे के हाथ तुरंत सड़ने लगे, लेकिन उसकी उंगलियों के जोड़ लंबे और पतले होकर चमकने लगे। उंगलियों के जोड़ों से काले नाखून उग आए, जो नाइटमेयर वीआई के हाथों से भी लंबे थे, जिससे चारों ओर की हवा में ऊर्जा का एक तेज उछाल आया। दुस्वप्न सिक्स ने देखा कि उसकी सूखी उंगलियों से कीलें निकल रही हैं। उसने अपना गला काटने का इशारा किया। हम दोनों ही सुजरेन मिथ थे ती हैं, लेकिन मैं पहले ही सुजरेन मिथ टीम ने की थी कि शिखर पर पहुंच चुका हूं और अपने शरीर को हथियार में बदलने के कई रहस्यों की खोज कर चुका हूं। क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें मिथफाइली की आंशिक शक्ति का उपयोग करके मिथवी की असली शक्ति दिखाऊंगा। एंडलेस समर ने नाइटमेयर वीआई को स्वीकार नहीं किया। यह मूर्ति की तरह खड़ा था। कुछ ही देर बाद एंडलेस समर ने धीरे से बात की। समय पूर्ण हुआ। एंडलेस समर के आसपास की ऊर्जा अचानक बढ़ गई, जो अपने प्रारंभिक स्तर से कहीं अधिक थी। ऊर्जा नाइटमेयर छठी की ओर बढ़ गई। एंडलेस समर ने नाइटमेयर छठी की ओर इशारा किया और हर शब्द पर जोर दिया। मैंने सुना है कि तुम्हें बकवास करना पसंद है। कितना परेशान करने वाला है। एंडलेस समर ने डार्क टाइप फेस के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाने की भी कोशिश नहीं की। दुस्वप्न छठा का आत्मविश्वास भरा चेहरा गायब हो गया और उसकी गंभीर आवाज में अविश्वास की झलक थी। आप वास्तव में मिथक चाहती हैं। आपने खुद को मिथक डाली में क्यों बदल दिया? एंडलेस समर के होठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसकी मीठी आवाज में द्वेष टपक रहा था। मूर्ख, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शुरू से ही तुम्हारे दिमाग में लॉ क्रिस्टल के पीछे थे। ड्रीम आइटिंग बैट्स की भागने की क्षमता बेजोड़ है। इसके अलावा तुम्हारे पास डेड ड्रीम लॉ है। दोनों एक साथ कमाल के हैं। मदर ऑफ ब्लड बैथ ने तुम्हें यहां रखने के लिए अपनी चोट का सामना किया। एक छोटा सा नाटक करना, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि इसके प्रयासों के लिए। दुस्वप्न छठा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह एक सुजरेन मिथ दूसरा फे था। फिर भी दुश्मन ने इसके लॉ क्रिस्टल को उसी क्षण से लालच में ले लिया जब इसने खुद को प्रकट किया। दुस्वप्न छठे ने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। डेड ड्रीम लॉ के ग्रे कोहरे ने नाइटमेयर सिक्स के शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली। लॉ रून में रोने की आवाजें तेज हो गईं। दुस्वप्न सिक्स ने उसके हृदय में काली कीलें ठोंक दीं। घाव से काला रक्त निकला, जिसे कीलों ने सोख लिया। नाइटमेयर छठी की पीठ से चमगादड़ के पंख उग आए। 10 काले नाखून, जिन्होंने काफी मात्रा में खून सोख लिया था, सूखे हाथों से गिर गए। गिरे हुए काले नाखून नाइटमेयर छठे धातु पंखों पर गिरे और हड्डियों में बदल गए, जिनसे चमगादड़ की संरचना को सहारा मिला। चमगादड़ के पंख काली ऊर्जा से घिरे हुए थे, जिससे नाइटमेयर छठा का आकार लगभग पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया था। इसके पंखों के एक फड़फड़ाने से ही नाइटमेयर छठा चारों ओर के कोहरे को फैला सकता था। आप मिथक तीसरा हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं जाना चाहूं तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। अंतहीन ग्रीष्म की उंगलियों के चारों ओर हल्के बैंगनी रंग के ज्ञानोदय कानून के चिन्ह अधिक चमकने लगे। ज्ञानोदय कानून,
दूसरा, ग्रीष्मकालीन जेल। नाइटमेयर छठे के शरीर पर शूटिंग स्पीयर्स ऑफ समर द्वारा लगाए गए घाव से खून बहना बंद हो गया था। वास्तव में सुजरेन फेयस की पुनर्जनन क्षमताओं की बदौलत यह कुछ हद तक ठीक हो गया था। हालांकि नाइटमेयर वीआई के घाव से कई फूल निकले। फूल खिल गए, ताजी पत्तियों की परतें उग आईं और पत्तियों के बीच हल्की बैंगनी कलियां खिल गईं। हरे भरे पत्ते नाइटमेयर 6 में घुस गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो नाइटमेयर 6 को किसी खिलते हुए फूल के पेड़ पर पिन कर दिया गया हो। जब नाइटमेयर 6 के घाव से फूल खिले तो उसे एहसास हुआ कि यद्यपि वह अभी भी स्पष्ट रूप से सोच सकता है, लेकिन उसका दिमाग उसके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। लिन युआन, जो दूर से देख रहा था, को अचानक एहसास हुआ एंडलेस समर एंड मदर ऑफ ब्लड बाथ की शैलियां स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर थीं। उदाहरण के लिए, जब मदर ऑफ ब्लड बैथ अल्टीमेट आइस सीडर से लड़ रही थी, तो वह सामने से हमला करके युद्ध पर कब्जा कर सकती थी। फिर भी उसने छिपकर हमला करने का विकल्प चुना। हालांकि लिन युआन इसे समझ सकता था। उसने इसकी प्रशंसा भी की। एक जंगली परी के रूप में जिसे अपने आप को बचाना था। जब तक वह याद रख सकती थी, कठिन जीवन ने मदर ऑफ ब्लडबैथ की सोच को आकार दिया था। यह हमेशा उस चाल के लिए जाता था जो युद्ध के दौरान ज्वार में सबसे बड़ा मोड़ पैदा करती थी। एंडलेस समर एंड मदर ऑफ ब्लडबाथ ने शुरू से ही नाइटमेयर 6 से निपटने की योजना बना ली थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब नाइटमेयर 6 ने अपनी चाल चली थी और मदर ऑफ ब्लडबाथ ने अपनी हेरफेर क्षमता को सक्रिय करने के लिए ब्लड लॉ का उपयोग किया था। तब से नाइटमेयर जीआई उनके जाल में फंस गया था। जब एंडलेस समर ने समर के शूटिंग स्पीयर्स का उपयोग किया, तो लिन युआन एंडलेस समर की विशेषताओं की जांच करने के लिए मॉर्बियस का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सका। लिन युआन को पता चला कि शारीरिक हमले शूटिंग स्पीयर्स ऑफ समर की सबसे कमजोर क्षमता थी। बल्कि शारीरिक हमले तो समर की शूटिंग स्पीयर्स की क्षमताओं का उपोत्पाद मात्र थे। जब शूटिंग स्पीयर्स ऑफ समर अपने लक्ष्य को भेदता था, तो उसकी नोक से एक फूल का बीज निकलता था। प्रत्येक फूल का बीज तेजी से अंकुरित होता था और एक ताले में बदल जाता था जो लक्ष्य की क्षमताओं को उसके दिमाग में कैद कर देता था। समर के 3000 शूटिंग स्पीयर्स में से आधे नाइटमेयर छठे शरीर में घुस गए थे। इसलिए 1000 से ज्यादा लॉक नाइटमेयर छठे की क्षमताओं को रोक रहे थे। मन में कैद विचार शरीर को हिलाने के लिए आवश्यक संकेत नहीं भेज पा रहे थे। वह असुरक्षित हो गया था। लिन युआन ने अनजाने में सुजरेन मिथ आइसो स्वप्नभक्षी चमगादड़ की विशेषताओं की जांच करने के लिए मोबियस के सच्चे डेटा का उपयोग किया। फेनाम, स्वप्नभक्षी चमगादड़। फे प्रजाति, घोड़े की नाल चमगादड़ प्रजाति दांतेदार चमगादड़ प्रजाति। फे ग्रेड, सुझरेन 8 में से 10। फे टाइप, डार्क। फे क्वालिटी, मिथक 2, डेड ड्रीम लॉ। लिन युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने एंडलेस समर पर चिल्लाया। लिन युआन की आवाज बहुत तेज थी और यह तुरंत युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। इसका विशेष कौशल, डार्क नाइट ट्रिब्यूट, इसे अपने नकली शरीर के लिए श्रद्धांजलि के रूप में अपने लौ रून और ऊर्जा को जलाने की अनुमति देता है, इससे पहले कि यह एक काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड हो जाए। फिर यह वर्तमान शरीर को त्याग सकता है और नकली शरीर में पुनर्जन्म ले सकता है, जहां कोई नहीं जानता कि यह कहां छिपा है। लिन युआन की बातें सुनने के बाद अनायास ही सभी के दिल में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। एक जंगली परी के लिए, विशेष रूप से एक मिथक नस्ल के परी के लिए, इसकी क्षमताएं और विशेष कौशल उसके जीवन को बचाने या पूर्ण रूप से मारने के लिए उसके ट्रम्प कार्ड थे। वे स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपनी क्षमताओं और विशेष कौशल के बारे में आसानी से नहीं बताते। यहां तक कि यदि एक वर्ग 2 सृजन मास्टर एक सामान्य परी की क्षमता और विशिष्ट कौशल के बारे में स्पष्ट रूप से जानने में सक्षम था, तो एक बार जब एक परी एक काल्पनिक नस्ल बन गया, तो एक वर्ग 3 सृजन मास्टर भी उसकी क्षमताओं और विशिष्ट कौशल को नहीं देख सकता था। जैसे जैसे फैंटेसी नस्ल के परी का ग्रेड ऊंचा होता गया, यहां तक कि क्लास 4 क्रिएशन मास्टर भी परी की क्षमताओं और विशिष्ट कौशल की पूरी जांच करने में सक्षम नहीं हो सका। एक बार जब काल्पनिक नस्ल का फी मिथक नस्ल का फी बन गया, तो फी किसी को बताए बिना अपनी क्षमताओं और विशिष्ट कौशल को छिपा सकता था। दुस्वप्न छठे के मन में अब केवल एक ही विचार चल रहा था, किसी और को मेरे विशेष कौशल के बारे में कैसे पता चला। नाइटमेयर छठे को लगा कि नकाबपोश युवक का व्यवहार लगातार विचित्र होता जा रहा था। एंडलेस समर को यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लगी, लेकिन वह लिन युआन की बातों पर कभी संदेह नहीं करेगी। आखिरकार वह जानती थी कि लिन युआन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे। इसलिए उसने जो भी कहा वह सच ही होगा। जैसे ही लिन युआन का कथन समाप्त हुआ, दुःस्वप्न सेब की रसीली शाखाओं में काली लपटों के साथ चलने लगा। यह मोमबत्ती की तरह पिघल रहा था। एंडलेस समर
असामान्य रूप से सख्त हो गई और नाइटमेयर वीआई को देखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, पहले वह आपने कुछ गलत कहा था। आपने कहा था कि एक शिखर मिथक डामा तेई अनुकरण करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वास्तव में बॉडी वेपनाइजेशन कभी हासिल नहीं कर पाएगा। उस समय एंडलेस समर का चेहरा विशेष रूप से गंभीर था, जैसे कि वह कोई पवित्र कार्य करने जा रही हो। एंडलेस समर ने गुलाबी बैंगनी रंग का फूल बॉल ब्रेसलेट उतार दिया जो उसने पहना हुआ था। फिर उसने ब्रेसलेट को गुलाबी बैंगनी रंग के लौ रून में लपेटा जो गैसीय अवस्था में था और पवित्र तरीके से कहा, आत्मा वापस आओ। जैसे ही एंडलेस समर ने स्पिरिट रिटर्न शब्द कहा, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। समुद्र की सतह अचानक अनगिनत फूलों से खिल उठी। फूलों के समुद्र के भीतर विशाल लकड़ी के खंभे बादलों में ऊपर उठ रहे थे। विशाल स्तंभ एक हरे भरे दिव्य वृक्ष को थामे हुए थे जो लगभग स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा था। हरे भरे वृक्ष की शाखाएं गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूलों से भरी हुई थीं। आकाश को हिला देने वाली आभा ने उस दिव्य वन को, जो पहले से ही आकाश के निकट था, असीम रूप से ऊपर चढ़ने की अनुमति दे दी। आभा से एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई जो दूर स्थित इंडिगो एजियोर सिटी की ओर बढ़ गई। स्पिरिट रिटर्न का उपयोग करने के बाद एंडलेस समर ने अपना रूप बदल लिया और वह एक मानव में परिवर्तित हो गई तथा उसने गुलाबी बैंगनी रंग की महल पोशाक पहन ली। उसके लंबे गुलाबी बैंगनी बाल अचानक भ्रामक हो गए और उसकी महल की पोशाक फूलों से ढक गई। बालों की गुलाबी बैंगनी लटें बिल्कुल हरे भरे दिव्य वन की तरह थीं और क्षितिज की ओर तैर रही थीं। एक गुलाबी आंख और एक बैंगनी आंख अचानक खुल गई। उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया और सभी प्राणियों को महान ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। एक पल में ही सारा वातावरण शांत हो गया था। फूलों का समुद्र और दिव्य लकड़ी को उठाए हुए विशालकाय लकड़ी ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें ज्ञान प्रदान किया गया हो और वे जीवित हों। लिन युआन को एहसास हुआ कि एंडलेस समर ने यह एहसास दिलाया कि वह अब एक साधारण परी नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे अंतहीन समर के शरीर ने पहले ही उसके शरीर और ज्ञानोदय कानून को दुनिया में मिला दिया था। अंतहीन समर का शरीर पहले से ही कानून के साथ एक छोटी सी दुनिया थी। उसने एक उंगली बढ़ाई और दुःस्वप्न छठी की ओर इशारा किया, जो अभी भी लगातार पिघल रहा था। उसने फिर से कहा, समर का अंत, सभी चीजें लंबे एकांत में चली जाएंगी। फूल और विशाल लकड़ी तुरंत मुरझाकर उंगली की ओर चिपक गई। हमले के कारण नाइटमेयर वीआई ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह नींद में था और अब उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। उस क्षण आकाश में एक अंधेरा छेद खुल गया। क्षितिज काले बादलों की परतों से ढका हुआ था। काले बादल दबाव तो डाल रहे थे, लेकिन फिर भी हरे भरे दिव्य वन को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। हालांकि काले बादल घने होते जा रहे थे। अंतहीन समर ने जल्दी से अपना कौशल वापस ले लिया और लिन युआन के पास वापस चली गई। जियाओ हानजोंग, जो अस्तित्वहीन था, एक उन्मादी भाव प्रकट कर रहा था। वह डायमंड एक्स फैंटेसी वी अल्टीमेट आइस सीडर को देख रहा था और उसकी आंखें माफी और दुख से भरी हुई थीं। अल्टीमेट आइस सीडर पहले ही मुरझाए हुए लकड़ी में बदल चुका था जिसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने 70 मीटर के पेड़ को बुरी तरह से घायल कर दिया था और एक बार जब यह गिर गया तो यह लकड़ी की राख का ढेर बन जाएगा। लिन युआन ने खुशी भरी नजरों से जियाओ हानजोंग को देखा। इसके अलावा उसकी खुशी और भी तीव्र होती जा रही थी। लिन युआन को लगा कि जियाओ हानजोंग वास्तव में एक महत्वाकांक्षी बूढ़ा युवक था जिसके पास आदर्श और आकांक्षाएं थीं। लिन युआन इस बात का इंतजार कर रहा था कि जियाओ हानजोंग निराशा में डूब जाए और खुद को तथा अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए विश्व शुद्धिकरण का आह्वान करे। इससे पहले कि लिन युआन कोई मार्गदर्शन दे पाता, इससे पहले कि रक्तबीज की मां उसे क्रोधित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कर पाती, जियाओ हानजोंग ने पहले ही पहल कर दी थी। लिन युआन ने महसूस किया कि यदि जियाओ हानजोंग दुश्मन नहीं होता तो वह आभार व्यक्त करने के लिए एंडलेस समर से हेयर डाई लाने के लिए कहता। लिन युआन जियाओ हानजोंग को विश्व शुद्धिकरण में मदद नहीं करना चाहता था, जिससे उसके सुजैन मिथक आई कोल्ड स्नो पाइन को मिथक आई में उन्नत करने की अनुमति मिल गई, जिससे निकाले गए वृक्ष के कोर का मूल्य अधिक हो गया। लिन युआन विश्व अनुग्रह की लालसा कर रहा था जो शीत हिम पाइन द्वारा विश्व शुद्धिकरण सहने के बाद उतरेगा। आमतौर पर मिथ ब्रीड फे द्वारा विश्व शुद्धिकरण को सहन करने के बाद जो विश्व अनुग्रह उतरता है उसे लूटा जा सकता है। हालांकि लूटे गए विश्व अनुग्रह का प्रभाव कम होगा। वास्तव में यह विश्व अनुग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का 1% भी नहीं होगा। विश्व अनुग्रह का जो परी से संबंधित नहीं था हवा में बिखर जाएगा। केवल वह कौवा जो अपने जीवन के बदले में अपनी गुणवत्ता को उन्नत करना चाहता था, वह अंतहीन ग्रीष्मकाल के वृक्ष कोर और विश्व अनुग्रह को लूटने की कोशिश करेगा। यह उसे मिथक पाथतु से मिथक टारी तक अपग्रेड करने के अवसर के लिए लड़ने की अनुमति देगा। हालांकि जब लिन युआन ने मॉर्बियस की परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग रक्तबीज की माता को विश्व शुद्धिकरण से गुजरने में मदद करने के लिए किया था,
तो उसने अनजाने में महसूस किया था कि बहते हुए विश्व अनुग्रह का एक निशान ही 20 से अधिक आत्मा क्यूई क्रिस्टल को तुरंत संघनित करने के लिए पर्याप्त था। यह कहा जा सकता है कि मॉर्बियस की परमानंद की शुद्ध भूमि बिखरी हुई विश्व अनुग्रह की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर सकती है और इसे आत्मा क्यूई क्रिस्टल में बदल सकती है। इसलिए जब लिन युआन ने सुना कि जियाओ हानजोंग का फय विश्व शुद्धिकरण से गुजरने वाला था, तो उसने पहले से ही इसकी लालसा शुरू कर दी थी। आसमान में छाए काले बादलों की परतों से अचानक बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। गिरते गिरते वे धीरे धीरे हंस के पंखों में बदल गए। जैसे ही हंस के पंख के आकार की बर्फ समुद्र की सतह पर गिरी, इसने समुद्र की सतह को बर्फ में बदल दिया। बर्फ गिरने के दौरान आसपास की हवा इतनी बर्फीली हो गई कि वह बर्फ की हल्की सफेद लपटों में बदल गई। यह बर्फीले तूफान के बीच आतिशबाजी जैसा लग रहा था। जियाओ हानजोंग ने देखा कि बर्फ उसके हाथ में रखे कोल्ड स्नो पाइन के बर्तन की ओर गिर रही थी। जब उसने इस खूबसूरत दृश्य का अनुभव किया, तो उसे अचानक लगा कि यह बहुत विडंबनापूर्ण था। यह विश्व शुद्धिकरण का दिन था जिसका वह दिन रात इंतजार कर रहा था। हालांकि यह दिन वास्तव में उसके अंतिम संस्कार का दिन बन गया था। जियो हानाजोंग ने लिन युआन से गहरे स्वर में कहा, मैं आज नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन आपने झेंग मुख्य परिवार के दुःस्वप्न दस्ते के एक सदस्य को मार दिया है, सिर्फ झेंग मुख्य परिवार से भारी बदला लेने के लिए। जब लिन युआन ने जियाओ हानजोंग के शब्द सुने, तो उसे लगा कि यह सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के लिए बहुत दुखद है। जियाओ हानजोंग पहले से ही सम्राट श्रेणी में था और उसके पास मिथ ब्रीड फय थे, लेकिन फिर भी उसे लगा कि झेंग मुख्य परिवार उसके निधन पर भी शाश्वत सहारा था। लिन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर झेंग मुख्य परिवार बदला लेना चाहता है, तो मेरा स्काई सिटी इसे स्वीकार करेगा। जैसे ही लिन युआन ने अपनी बात पूरी की, क्षितिज से एक आवाज आई, इंडिगो एज्योर सिटी के समुद्री क्षेत्र में कौन परेशानी पैदा कर रहा है? स्थानिक क्षेत्र तीव्रता से हिल गया और एक दरार खुल गई। दरार फिर एक दरवाजे में बदल गई। 3 आदमी दरवाजे से बाहर चले गए। उनमें से एक ने इंडिगो एज्योर गार्ड्स का नीला रंग का कवच पहना हुआ था, लेकिन उसमें कई अतिरिक्त चमकीले चांदी के पैटर्न थे जो लहरों की तरह थे। सिर्फ चमकीले चांदी के पैटर्न के आधार पर लिन युआन देख सकता था कि यह आदमी इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन होना चाहिए। वह इंडिगो एज्योर सिटी लॉर्ड के अलावा वह व्यक्ति था जिसके पास इंडिगो एज्योर सिटी में सबसे ज्यादा अधिकार था। अन्य 2 व्यक्ति स्पिरिट गार्ड की वर्दी पहने हुए थे। इंडिगो एज्योर गार्ड कवच में आदमी ने बंजर द्वीप की स्थिति का आकलन किया। एक बार जब उसने आकाश से उतरते हुए विश्व सफाई को देखा, तो उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और 2 आत्मा रक्षकों को प्रणाम किया। मेरे प्रभु, मुझे आशा है कि आप झेंग परिवार के इस सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ को इस क्लेश को सहने में मदद कर सकते हैं। इंडिगो एज्योर गार्ड के कप्तान के रूप में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से जियाओ हानजोंग की पहचान को पहचान लिया था। यह देखते हुए कि जियाओ हानजोंग की कोल्ड स्नो पाइन विश्व सफाई का सामना कर रही थी, उसने जल्दी से 2 स्पिरिट गार्ड से मदद मांगी। दोनों स्पिरिट गार्ड्स ने किसी भी परी को नहीं बुलाया। उनमें से एक ने हाथ हिलाया और कोल्ड स्नो पाइन की रक्षा के लिए एक स्थानिक ऊर्जा ढाल का निर्माण किया, जिससे कोल्ड स्नो पाइन को अस्थायी रूप से गिरने वाली बर्फीली बर्फ को अलग करने में मदद मिली। दूसरे आत्मा रक्षक ने आकाश की ओर देखा जो विश्व शुद्धिकरण कर रहा था और अग्नि तत्व ऊर्जा भेज रहा था। दोनों चालों को बहुत ही सावधानी से नियंत्रित किया गया था और उन्हें बहुत मजबूत नहीं माना गया था। हालांकि यह वर्तमान कोल्ड स्नो पाइन को विश्व सफाई से गुजरने और सफलतापूर्वक अपग्रेड करने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन चुपचाप 2 आत्मा रक्षकों की शक्ति से हैरान था, जिन्होंने लापरवाही से अपनी चाल चली। ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से एस रैंक विशेषज्ञ थे और उनके पास मिथ ब्रीड फय थे। हो सकता है कि उन्होंने किसी फय को नहीं बुलाया हो, लेकिन उनकी आकस्मिक चालें पहले से ही मदर ऑफ ब्लड बैथ के समान शक्ति स्तर पर थीं। यदि ये दोनों स्पिरिट गार्ड अपने फय को बुलाते, तो वे सुजरेन मिथ 3 के स्तर पर होते और एंडलेस समर के शक्ति स्तर पर होते। दूसरों से सहायता प्राप्त करना अच्छी बात मानी जाती थी, लेकिन जियाओ हानजोंग हैरान था। वह मूल रूप से विश्व शुद्धिकरण के सबसे कठिन क्षण तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि वह कोल्ड स्नो पाइन को फेंके और अपनी विशेष कौशल को पूरी शक्ति से निष्पादित करे। यह उसकी मृत्यु से पहले उसका सबसे शक्तिशाली हमला माना जाएगा। हालांकि अब जब इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन और 2 स्पिरिट गार्ड विशेषज्ञ यहां थे, तो जियाओ हानाजोंग अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाएगा। उसी समय जियाओ हानजोंग की आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। अगर यह पूरी तरह से व्यक्तिगत झगड़ा था, तो इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन और 2 स्पिरिट गार्ड उसकी मदद नहीं करेंगे। हालांकि अगर उसने अपने स्पष्टीकरण का तरीका बदल दिया, तो स्पिरिट गार्ड लिन युआन को उसे अभी मारने की अनुमति नहीं देंगे। वास्तव में आत्मा रक्षकों को लिन युआन की जांच करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार
जियाओ हानजोंग ने इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन और दो स्पिरिट गार्ड्स को दृढ़ संकल्प के साथ चिल्लाया, लॉर्ड स्पिरिट गार्ड्स, उनके पास एक कार्सिनोमा फे है। महाराज, क्या आप नहीं देखते कि इस समुद्री क्षेत्र में कोई जीवन नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने समुद्र में समुद्री दफन कमल का फूल रखा है। जियाओ हानजोंग द्वारा कार्सिनोमा फे का जिक्र सुनने के बाद दोनों स्पिरिट गार्ड्स सख्त हो गए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि किसी ने पूरे समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल कार्सिनोमा फे, सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर को पालने के लिए किया है, तो दोनों स्पिरिट गार्ड्स और भी ज्यादा नाराज हो गए। वे तुरंत एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लड बाथ की ओर देखने लगे, जो सबसे शक्तिशाली थे। लिन युआन ने आगे बढ़कर आत्मा रक्षकों को प्रणाम किया। जैसे ही लिन युआन बोलने जा रहा था, स्पिरिट गार्ड्स में से एक ने पहले पूछा, हम गार्ड दूत हैं जो आयामी दरारों की सक्रिय अवधि के दौरान इंडिगो एजियोर सिटी की देखरेख करेंगे। क्या आप लोगों में वास्तव में कार्सिनोमा फे है? कार्सिनोमा फे है? क्या यह वास्तव में है जैसा कि उसने उल्लेख किया है कि आप समुद्री दफन कमल के फूल को पोषित करने के लिए पूरे समुद्री क्षेत्र की जीवन शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? गार्ड दूत मुख्य गार्ड से सिर्फ एक रैंक नीचे थे। एक गार्ड दूत को स्पिरिट गार्ड में कम से कम 10 साल तक काम करना पड़ता था, और इस भूमिका के लिए आवेदन करने के लिए गार्ड दूत की ताकत एक निश्चित स्तर की होनी चाहिए। हर बार संकट के समय, जैसे आयामी दरारों की सक्रिय अवधि के दौरान, गार्ड दूत ही आत्मा गार्ड के सदस्यों को समस्याओं को हल करने के लिए नेतृत्व करेंगे। लिन युआन स्वाभाविक रूप से इन विशेषज्ञों से झूठ नहीं बोलेगा जिन्होंने रेडियंस फेडरेशन की रक्षा की थी। इस प्रकार उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर का वास्तविक शरीर निकाला और कहा, यह सच है कि मुझे यह सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर तटीय समुद्र में मिला था। हालांकि मैं वह नहीं था जिसने इसे यहां रखा था। मैं सिर्फ एक सोबिंग सी क्रिस्टल के लिए पूरे समुद्री क्षेत्र को मृत क्षेत्र में नहीं बदल सकता। गार्ड दूतों में से एक ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की जब उसने लिन युआन के हाथ में समुद्र दफन कमल के फूल को देखा और तटीय समुद्र पर एक और नजर डाली। इंडिगो एचियोर गार्ड कैप्टन ने डुआन हे की ओर देखा, जो आश्चर्यचकित भाव से वहां खड़ा था। अगर कोई उलझन भी हो तो डुआन हे अचंभित नहीं होगा। क्या हो रहा है? क्या उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली है? इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन डुआन हे के माध्यम से यहां की स्थिति के बारे में अधिक जानने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह डुआन हे की ओर चला गया। यह स्पष्ट था कि इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन जियाओ हानजोंग की तुलना में डुआन हे से अधिक परिचित होगा। लियू जी पीछे से लिन युआन के पास आए और अपने मुखौटे की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि वह इसे उतारने जा रहे हैं। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में लियू जी इस घटना के गवाह हो सकते थे और दो स्पिरिट गार्ड दूतों को समझा सकते थे। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से एक ब्रॉकेट बॉक्स लियू जी को सौंप दिया। ब्रॉकेट बॉक्स दिखने में नीरस और साधारण लग रहा था, लेकिन जब लियू जी ने इसे पकड़ा तो उसने पाया कि इसकी सतह बेहद नरम और चिकनी थी। यह सफेद रंग का था, लेकिन जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि इसमें चांद की चमक है जिसे केवल रात में ही देखा जाना चाहिए। लिन युआन ने लियू जी से कहा, भाई लियू, मुझे इस ब्रॉकेट बॉक्स को दो लॉर्ड गार्ड दूतों को सौंपने में मदद करें। लियू जी कुछ उलझन में था क्योंकि वह ब्रॉकेट बॉक्स के साथ दो गार्ड दूतों की ओर बढ़ रहा था। जब दोनों गार्ड दूतों ने ब्रॉकेट बॉक्स की सामग्री देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव देखे। महारानी का शिष्य। जब इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन डुआन हे के साथ बातचीत कर रहा था, तब इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन दोनों स्पिरिट गार्ड दूतों के भावों पर ध्यान दे रहा था। जब इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन ने उनके हाव भाव में अचानक परिवर्तन देखा तो उसे भी झटका लगा। वह गंभीर भाव से उस युवक को देख रहा था जिसने अजीब और गरीब बादल पैटर्न वाला मुखौटा और चांदी का हल्का कवच पहना हुआ था और जो दो गार्ड दूतों की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने उस दिशा में देखा, इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन ने अपनी आंखें लियू जी के हाथों में रखे सफेद ब्रॉकेट बॉक्स पर टिका दीं। लेकिन इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन को चाहे जितनी भी नजरें घुमाई जाएं, वह इस सफेद ब्रॉकेट बॉक्स में कुछ भी खास नहीं देख पाया। लियू जी उस समय दोनों गार्ड दूतों के सामने थे और उन्होंने तुरंत ब्रॉकेट बॉक्स दोनों गार्ड दूतों को सौंप दिया। लियू जी सोच रही थी, मुझे आश्चर्य है कि लिन युआन के ब्रॉकेट बॉक्स में क्या है। अगर यह उपयोगी नहीं है तो मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में अपनी पहचान दिखाने के लिए अपना मुखौटा उतार दूंगी। यह वर्तमान स्थिति का सबसे अच्छा समाधान होगा। लियू जी ने नहीं सोचा था कि जियाओ हानजोंग इतना बेशर्म होगा कि गार्ड दूतों से झूठ बोलेगा और कार्सिनोमा फे के मामले को उनके साथ जोड़ देगा। लियू जी को नहीं पता था कि समुद्री दफन कमल का फूल क्या होता है, लेकिन जियाओ हानजोंग ने जो कहा था उसके अनुसार इस समुद्री क्षेत्र में विसंगति संभवतः तथाकथित समुद्री दफन कमल के फूल से संबंधित थी। स्पिरिट गार्ड आमतौर पर जंगल में दिखने वाले कार्सिनोमा फे को पकड़ते और नियंत्रित करते थे। वे एक निजी गुट या व्यक्ति को कार्सिनोमा फे रखने की भी अनुमति देते थे। हालांकि शर्त यह थी कि कार्सिनोमा फे के मालिक कार्सिनोमा फे का इस्तेमाल विनाश करने के लिए न करें।
अब जबकि इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर का तटीय समुद्री क्षेत्र मृत क्षेत्र में बदल चुका था, यह कोई छोटी बात नहीं थी। ये दो स्पिरिट गार्ड दूत निश्चित रूप से गहन जांच करेंगे। जैसे ही लियू जी का दिमाग तेजी से सोच रहा था, दो आत्मा रक्षक दूतों को सफेद ब्रॉकेट बॉक्स मिला जो चांदनी बिखेर रहा था। जैसे ही दो आत्मा रक्षक दूतों ने एक छोटा सा द्वार खोला, तो जब उन्होंने अंदर रखी वस्तु को देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत परिवर्तन आ गया और वे असामान्य रूप से सम्मानपूर्ण हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और उसे ब्रॉकेट बॉक्स के अंदर स्थित 4 शिखरों में डाल दिया। अर्धचंद्राकार चंद्रमा वाली 3 शिखाओं से अचानक एक सौम्य चांदनी रंग निकला। दो आत्मा रक्षक दूतों ने जल्दी से सफेद ब्रॉकेट बॉक्स को बंद कर दिया और लिन युआन को देखने से पहले उसे लियू जी को वापस सौंप दिया। लिन युआन ने यह नहीं सोचा था कि चंद्र महारानी ने उसके लिए जो सृजन मास्टर शिखाएं तैयार की थीं, वे वास्तव में इस स्थिति में उपयोगी होंगी। सफेद ब्रॉकेट बॉक्स के अंदर 4 शिखाएं थीं, 2 क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखाएं थीं और अन्य 2 क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के रिटेनर शिखाएं थीं। 2 क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखाओं में से एक क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन द्वारा जारी की गई साधारण शिखा थी। जब लिन युआन उनकी शिष्या बनी, तो चंद्र महारानी ने दूसरी क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा को अर्धचंद्र के साथ दिया था। ढाल के साथ 2 अन्य अनुचर शिखाओं पर भी अर्धचंद्राकार चांद बना हुआ था। हालांकि लिन युआन ने लियू जी को कभी नहीं बताया था कि वह चंद्र महारानी का शिष्य था, साथ ही रेडिएंट मून पैलेस का यंग लॉर्ड भी था। इसलिए लिन युआन ने कभी भी इस वर्ग 2 सृजन मास्टर के अर्धचंद्राकार अनुचर शिखा को लियू जी को नहीं दिया था। लियू जी अभी भी वह अनुचर शिखा पहने हुए थे जो लिन युआन ने जिया क्षेत्र में वापस दिया था। जब लिन युआन ने इंडिगो एज्योर मार्केट का दौरा किया, तो उसने क्लास 2 क्रिएशन मास्टर क्रेस्ट नहीं पहना था, इसलिए सफेद ब्रॉकेट बॉक्स के अंदर 4 क्रेस्ट थे। आत्मा रक्षक दूतों की नजरों को देखकर लिन युआन ने जल्दी से फिर से सिर झुकाया। जैसे ही लिन युआन झुका, आत्मा रक्षक दूतों ने अनजाने में अपने मुंह फड़कते हुए महसूस किए। जब वे इंडिगो एज्योर सिटी की देखरेख करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें कभी भी चंद्र महारानी के शिष्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा चंद्र महारानी का शिष्य वास्तव में उनके सामने झुक रहा था। अगर यह खबर बाहर आ गई। इस बिंदु तक सोचते समय 2 सम्राट वर्ग आत्मा रक्षक दूतों की पलकें लगातार फड़क रही थीं। दोनों पलकों के फड़कने के कारण उनकी आंखें स्पष्ट रूप से सूखी हो रही थीं। लिन युआन ने धीरे से कहा, लॉर्ड गार्ड दूतों, इस जूनियर को बाधित किया गया था और यहां लगभग मारा गया था। यह सिर्फ इतना हुआ कि इस जूनियर के पास कुछ जीवन रक्षक तरीके हैं। इस जूनियर को इस निजी मामले के लिए लॉर्ड गार्ड दूतों को परेशान करने में वास्तव में शर्म आ रही है। जैसे ही लिन युआन ने अपना बयान समाप्त किया, दोनों आत्मा रक्षक दूतों ने केवल यही कामना की कि वे जल्द से जल्द इस स्थान को छोड़ दें। ये 2 आत्मा रक्षक दूत, जो शांतिपूर्वक आयामी जीवन रूपों का सामना कर सकते थे, वास्तव में यह नहीं सुनना चाहते थे कि यह युवक उन्हें भगवान कहे और स्वयं को कनिष्ठ कहे। भगवान? कौन? आप भगवान हैं, ठीक है। अगर आप खुद को जूनियर कहते हैं, तो क्या हम चंद्र महारानी के बराबर नहीं होंगे? हमारा जीवन समय से पहले खत्म होने वाला है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि लिन युआन पर हमला हुआ है, तो स्पिरिट गार्ड दूतों की आंखें तीखी तलवारों में बदल गईं। उनकी नजरें कोल्ड स्नो पाइन पर पड़ीं, जो अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं, और ठेकेदार जियाओ हानजोंग पर। इससे पहले उन्होंने इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन को यह कहते हुए सुना था कि यह जियाओ हानाजोंग झेंग परिवार का एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था। क्या झेंग परिवार जीने से थक गया है? उन्होंने चंद्र महारानी के शिष्य पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? यह चंद्र महारानी का शिष्य है। जियाओ हानजोंग को 2 रक्षक दूतों की तलवार जैसी घूरती निगाहों से थोड़ा अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों गार्ड दूतों ने मेरे झूठ को ऐसे ही उजागर कर दिया हो? असंभव। या क्या उन्होंने पहले मेरे द्वारा की गई आकस्मिक फाट को सुना था जब मैंने कोल्ड स्नो पाइन को विश्व सफाई का विरोध करने का आदेश दिया था? एक बुजुर्ग आदमी का पेट अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं पहले से ही बहुत सावधान हूं, युवा रक्षक दूत ने कहा। हे प्रभु! इससे पहले कि वह प्रभु शब्द पूरा कह पाता, युवा रक्षक दूत को याद आया कि कैसे चंद्र महारानी के शिष्य ने अपनी पहचान बताने के लिए खुले तौर पर शिखाओं को दिखाने के बजाय ब्रोकेट बॉक्स सौंप दिया था। इसका मतलब यह था कि चंद्र महारानी का शिष्य नहीं चाहता था कि उसकी पहचान उन दोनों के अलावा किसी और के सामने उजागर हो। इसलिए युवा गार्ड दूत ने एक क्षण रुककर पूछा, क्या आपको हम दोनों से किसी सहायता की आवश्यकता है? जब छोटे गार्ड दूत ने बात की, तो लिन युआन और दूसरे गार्ड दूत के अलावा यहां हर कोई दंग रह गया। सुनो लियू जी, रक्तपात की मां और अंतहीन ग्रीष्मकाल सहित। रक्तबीज की मां ने लिन युआन पर एक नजर डाली और जल्दी से मुस्कुरा दी। घटनाओं में इस तरह के बदलाव के लिए केवल एक ही संभावना थी। इसका मतलब था कि लिन युआन ने एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया था जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। यह उसकी पहचान की ताकत थी। रक्तपात की मां को हमेशा लगता था कि लिन युआन बहुत ही अनम्य है,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लिन युआन एक नस की तरह था जो अपने जीवन के मार्ग पर अड़ा हुआ था। रक्तबीज की माता ने लिन युआन को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। लिन युआन वाकई एक असाधारण बच्चा है। वह आसानी से 100 अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन रक्तबीज की मां ने एक पल के लिए सोचा। यह अफसोस की बात है कि लिन युआन खाना बनाना नहीं जानता। -150 अंक। उसके पास केवल -50 अंक हो सकते हैं। आत्मा क्यूई क्रिस्टल का अधिशेष। लिन युआन ने मुट्ठी बांधकर जवाब दिया, जबकि दोनों गार्ड दूतों के मुंह और आंखें हिंसक रूप से हिल रही थीं। दोनों वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जूनियर यहां के मामलों को संभाल सकता है। मुझे उम्मीद है कि दोनों सीनियर इस जूनियर को आज जो कुछ तुमने देखा उसे गुप्त रखने में मदद कर सकेंगे। बोलते समय शिखर शिखर सुजरेन मेथाई कोल्ड स्नो पाइन पहले से ही विश्व सफाई के अंतिम मोड़ पर था। हंस पंख जैसी बर्फ भी पहले से ही अंतिम लहर पर थी। वरिष्ठ गार्ड दूत ने भारी बर्फबारी को देखा और कहा, चिंता मत करो। बर्फ दुनिया को शुद्ध बना सकती है और बहुत सारे रहस्यों को भी छिपा सकती है। यह सुनकर लिन युआन हल्के से मुस्कुराया। दोनों वरिष्ठों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रहस्य को छिपाने वाले कभी बर्फ नहीं होते, बल्कि इंसान होते हैं। बोलते समय लिन युआन ने इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन की ओर देखा। कैप्टन ने तुरंत लिन युआन की ओर मुड़ते हुए एक स्तब्ध भाव से अपनी मुट्ठी बांध ली। दोनों गार्ड दूतों ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, आयामी दरारों की सक्रिय अवधि 2 दिनों से भी कम समय में होगी। समुद्र पर न रहना ही बेहतर है। कक्षा 5 के कई विद्वानों ने भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष की आयामी दरार लहर हाल की सदी में हुई 10 आयामी दरार लहरों में सबसे मजबूत बताई जा रही है। बोलने के बाद वरिष्ठ गार्ड दूत ने अपना हाथ हिलाया और रेशम कीट जैसे एक परी को बुलाया। रेशम कीट परी हवा में उछली और ऊपर चढ़ गई, जैसे कि वह हवा को एक पेड़ की तरह समझ रही हो। फिर उसने तेजी से बहुत सारे धागे काटे और स्थानिक क्षेत्र में एक दरवाजे जैसी आकृति बना ली। फिर चमकते धागों ने दरवाजे पर एक टेढ़ा दरवाजा बुन दिया। फिर वरिष्ठ गार्ड दूत ने इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन को पुकारने से पहले स्थानिक दरवाजा खोला और जाने से पहले लिन युआन को सिर हिलाया। डुआन हेवा, जो पहले इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन के साथ बातचीत कर रहा था, धीरे धीरे होश में आ गया था। लेकिन अब वह फिर से आश्चर्यचकित था। इस दुनिया को क्या हो रहा है? मुझे अनिद्रा की कोई समस्या नहीं है और मैं हमेशा अच्छी नींद लेता हूं, जिसमें सपने नहीं आते, और न ही मैं खर्राटे लेता हूं। इस बार मुझे ऐसा विकृत और हास्यास्पद सपना क्यों आ रहा है? जब डुआनहे को फिर से होश आया तो वह बार बार लिन युआन को देख रहा था और उसका आंकलन कर रहा था। इसके बाद उसने जियाओ हानजोंग की ओर देखा, जिसने अभी अभी कोल्ड स्नो पाइन को विश्व शुद्धिकरण सहने का आदेश दिया था। हालांकि जियाओ हानजोंग को लगा कि वह 10 साल बड़ा हो गया है और उसके चेहरे पर निराशा की भावना थी। डुआन हे ने जियाओ हानजोंग को देखा तो उसे अपने मसूड़ों पर खुजली महसूस हुई। जियाओ हानजोंग, यह बूढ़ा आदमी वाकई दुष्ट है। उसने कोल्ड स्नो पाइन की मदद करने के लिए मेरी तलाश की ताकि वह विश्व सफाई को सफलतापूर्वक सहन कर सके और मिथक डार्की के साथ पर डार्गी में अपग्रेड हो सके। उसने मुझे लगभग नाले में घसीट लिया था। अगर मैं सतर्क न होता और हमेशा गुटों के बीच संघर्ष में शामिल होने से बचता, तो क्या मेरा भी वही अंजाम नहीं होता जो जियाओ हानजोंग का हुआ? यहां तक सोचते हुए डुआन हे ने रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की मां पर एक नजर डाली। उसने चुपके से अपने होंठ भींचे और मन ही मन सोचा, वे बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन बहुत निर्दयी हैं। औरतें सच में सूअर के पैर की तरह होती हैं। कुछ ही समय बाद डुआन हे को एहसास हुआ कि जब वह गुलाबी बैंगनी महल की पोशाक पहने उस महिला को देखता है, तो वह भी उसकी ओर देखती है और यहां तक कि उसे देखकर आंख भी मारती है, जिससे एक दयालु और सौम्य भाव प्रकट होता है। यह दृश्य देखकर डुआन हे को अनायास ही अपनी जन्म देने वाली मां की याद आ गई, जिसने तब पुनर्विवाह कर लिया था जब वह 8 वर्ष का था और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा था। हंस के पंखों जैसी बर्फ गिरना बंद हो गई थी, लेकिन आकाश में ब्लैक होल अभी भी गायब नहीं हुआ था। जियाओ हानजोंग के चेहरे पर निराशा की राख जैसी सफेद अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन उसके हाथों में मौजूद कोल्ड स्नो पाइन पहले ही मिथक आई की रुकावट को तोड़कर मिथक डार का तक पहुंच चुका था। इस तथ्य के कारण कि इसने अभी अभी विश्व शुद्धिकरण को सहन किया था, इसके शरीर के भीतर की सारी ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसे अपने नए उन्नयन को स्थिर करने के लिए बाद आने वाली विश्व कृपा को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। विश्व शुद्धिकरण के दौरान जलती हुई बर्फ के कारण कोल्ड स्नो पाइन के पत्ते और शाखाएं गिर गई थीं। नई उगी हुई शाखाएं और पत्तियां पहले की तुलना में अधिक ठंडी आभा दे रही थीं। अब जबकि यह मिथक दारू में प्रवेश कर चुका था,
कोल्ड स्नो पाइन का शरीर बर्फ की लपटों से जल रहा था। जब अत्यंत ठंडी पाइन की सुइयां हवा के संपर्क में आईं, तो नीली सफेद लपटें बर्फ की लपटों का प्रभाव थीं। इसने कोल्ड स्नो पाइन को जलते हुए पेड़ के बर्तन जैसा बना दिया। जब एक वनस्पति प्रकार का परिमिथक डी बन जाता है, तो वह पशु प्रकार के परियों की तरह अपने मानव रूप में रूपांतरित होने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन पहले के अंतहीन ग्रीष्मकाल की तरह यह मूल शरीर के आसपास एक मानव छवि बना सकता है। कोल्ड स्नो पाइन तुरंत जियाओ हानजोंग के हाथ से उड़ गया और विश्व अनुग्रह का स्वागत किया, जो आकाश में ब्लैक होल से उतरने वाला था। लेकिन ठीक उसी समय, जब कोल्ड स्नो पाइन ऊपर की ओर उड़ने ही वाला था, एंडलेस समर ने उसे पकड़ लिया। जब एंडलेस समर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, तो गुलाबी बैंगनी फूल वाला कंगन, जो मूल रूप से बॉडी वेपनाइजेशन अवस्था में था, उसने फूलों की पंखुड़ियों से एक जेल का निर्माण किया। जेल के कारण कोल्ड स्नो पाइन विश्व अनुग्रह को अवशोषित नहीं कर सका, इसलिए यह अभी भी अपने शरीर के बाहर छवि बनाने में असमर्थ था। लिन युआन ने इस अवसर का उपयोग मॉर्बियस के विशेष कौशल परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग करने के लिए किया। एक क्षण में बंजर द्वीप पर शुद्ध सफेद रेत का एक टुकड़ा दिखाई देने लगा। जब विश्व अनुग्रह परमानंद की शुद्ध भूमि पर गिरा, तो वह तुरंत सफेद रेत द्वारा अवशोषित हो गया। उस समय स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का कटोरा लगातार स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उत्पादन कर रहा था। अत्यधिक मात्रा में उत्पादित स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल के कारण यह शीघ्र ही कटोरे से बाहर निकल गया और खनकती हुई आवाज के साथ जमीन पर गिरने लगा। यहां तक कि कुछ आत्मा क्यूई क्रिस्टल भी थे जो आत्मा पूल के किनारे लुढ़क गए थे। जब कार्सिनोमा फे सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर ने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल से विशाल और शुद्ध स्पिरिट क्यूई को महसूस किया, तो उसने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को हथियाने के प्रयास में सहज रूप से बोन लोटस फ्लावर का उत्पादन किया। उस समय स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के गृहपाल विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप ने गोल्ड फे के रूप में अपनी ताकत का उपयोग करके बोन लोटस फूलों को हिलाने के लिए हवा का एक हिंसक तूफान पैदा किया। इसके बाद वह बड़बड़ाया और शिकायत करते हुए जमीन पर गिरे हुए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को इकट्ठा करने लगा और उन्हें चूना पत्थर के कटोरे के पास व्यवस्थित ढंग से जमा करने लगा। स्थिति को देखते हुए लिन युआन विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसी समय लिन युआन सोच रहा था कि उसे विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को इतना समझदार और मेहनती होने के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। पवन गति तीव्र मृग के लिए सबसे अच्छा इनाम एक इच्छा शक्ति ऋण के साथ एक आत्मा क्यूई पेशेवर को ढूंढना था, जिससे इसे एक काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड करने की अनुमति मिल सके। हालांकि विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप अब कांस्य फे नहीं रह गया था, इसलिए इसकी क्षमता सीमित थी। लिन युआन को लगा कि विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप उसके परिवार की एक बेटी की तरह है, जो शादी करने का इंतजार कर रही है। हालांकि यह समझदार और मेहनती बेटी पहले से ही एक बचे हुए रानी थी, जिसकी शादी नहीं हो सकती थी। इस बेटी के लिए, जिसकी शादी नहीं हो सकती थी, लिन युआन केवल उसे एक जंगली परी की तरह पाल सकता था और उसे ऐसा बना सकता था कि वह एक ऐसा अस्तित्व बन जाए जिससे कोई भी चाहकर भी शादी न कर सके। जब विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा था, तो उसे नहीं पता था कि लिन युआन पहले से ही उसके लिए महान पुरस्कार तैयार कर रहा था। हालांकि ये पुरस्कार इतने ऊंचे उछाले गए थे कि अभी तक नीचे नहीं गिरे थे। यह वह क्षण था जब स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के हाउसकीपर के रूप में विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप का काम लोहे का कटोरा जैसा काम बन गया था। एक ऐसी नौकरी जो कभी खत्म नहीं होगी पर पुनः संभावना। अचानक लिन युआन को परमानंद की पवित्र भूमि की कृपा का एहसास हुआ। उसके भीतर तीव्र घृणा पैदा हो गई। यह गलत लगा, जैसे बच्चा गलत मां की गोद में हो। परमानंद की शुद्ध भूमि ने शीत हिम पाइन की विश्व शुद्धि पूरी करने के बाद विश्व अनुग्रह का लगभग 10% अवशोषित कर लिया। हालांकि लिन युआन ने तुरंत महसूस किया कि कोल्ड स्नो पाइन उसके लिए प्रदान की गई कृपा को अवशोषित करने में असमर्थ था। लिन युआन अब अनिश्चित था कि क्या वे विश्व अनुग्रह की संपूर्णता से निपट रहे थे। मॉर्बियस अधिकतम 10% ही अवशोषित कर सकता था। यदि यह सच होता, तो मॉर्बियस की परमानंद की शुद्ध भूमि विश्व अनुग्रह के अवशोषण को प्राप्त करने में सक्षम होती। यह उन अन्य परियों की अवशोषण दर से 10 गुना अधिक होगी जो विश्व अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। कोल्ड स्नो पाइन के पास विश्व अनुग्रह का 90% बचा था। स्वाभाविक रूप से लिन युआन इसे अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लिन युआन ने अंतहीन ग्रीष्म ऋतु पर एक नजर डाली। अंतहीन ग्रीष्मकाल ने पंखुड़ियों की उस जेल को फाड़ दिया जो ठंडे हिम देवदार को कैद करके रखे हुए थी। दुर्भाग्य से कोल्ड स्नो पाइन का दिमाग अंतहीन ग्रीष्मकाल के ज्ञानोदय कानून ऋण द्वारा जम गया था। यह विश्व अनुग्रह के शेष 90% के साथ कोल्ड स्नो पाइन के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही कोल्ड स्नो पाइन मानव रूप में रूपांतरित होने वाला था,
एंडलेस समर के शूटिंग स्पीयर्स ऑफ समर से एक हल्का बैंगनी भाला अंतहीन ग्रीष्म ने ठंडे बर्फीले चीड़ के पेड़ की शाखाओं को भाले से छेद दिया और उसके पेड़ के मूल को एक ही तेज गति से उखाड़ दिया। इसके बाद कुछ और हमले हुए जिससे एंडलेस समर को कोल्ड स्नो पाइन के धनुष के शीर्ष पर छिपे हुए लॉ क्रिस्टल को खोदने में मदद मिली। एंडलेस समर ने कोल्ड स्नो पाइन्स लॉ क्रिस्टल के साथ छेड़छाड़ की। लिन युआन को संबोधित करते हुए उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। कोल्ड स्नो पाइन्स लॉ क्रिस्टल अपरंपरागत है और शुद्ध बर्फ प्रकार के कानूनों में से एक नहीं है, फिर भी यह पूरी तरह से मिथ आई लॉ क्रिस्टल है। लिन युआन ने अंगूठा दिखाया। वह एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लड बाथ से पूरी तरह प्रभावित थे। अंतहीन ग्रीष्मकाल के ज्ञानोदय कानून रून में दिमाग को स्थिर करने की क्षमता थी। अंतहीन ग्रीष्मकाल के ग्रेड से नीचे का कोई भी परी उस पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के बाद उसका सैनिक बन जाता था। फे की मृत्यु के बाद लॉरून एक पूर्ण लॉ क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएगा। रक्तबीज की माता द्वारा कौवों में विभाजित होने की स्मृति अभी भी लिन युआन के दिमाग में अंकित थी। लिन युआन लगभग रक्तबीज की मां का नाम बदलकर रसोइयों की मां रखना चाहता था। उसने तकनीक में पूर्णतः महारत हासिल कर ली थी। रक्तपात की मां ने लिन युआन से फुसफुसाकर कहा, क्या मुझे उस बूढ़े आदमी की देखभाल करनी चाहिए? लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। एक लाल रंग की रोशनी चमकी। चेंग परिवार के तीसरे वंश के सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ जियान हानजोंग ताज़ा समुद्री हवा की गंध लिन युआन की नाक में घुस गई और चेंग वू द्वारा शिकार किए जाने का आघात गायब हो गया। जब चेंग वू उसका शिकार कर रहा था तो लिन युआन के पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह केवल चेंग वू का खिलौना था। यही वह क्षण था जब लिन युआन को शक्ति के महत्व का एहसास हुआ था। अगर आज फिर से किसी ताकतवर विशेषज्ञ ने उसका पीछा किया तो भी उसके पास ताकत की कमी होगी। सौभाग्य से वह स्काई सिटी की ताकत पर भरोसा कर सकता था जिसे उसने जमीन से ऊपर तक बनाने में मदद की थी। यहां तक कि दो सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों के खिलाफ मुकाबला करते समय भी वह आसानी से पराजित नहीं हो सकता था। अब वह जवाबी हमला कर सकता था। दुस्वप्न छठे के प्रकट होने से लिन युआन को पता चला कि उसके शत्रुओं का समूह केवल झेंग परिवार की तीसरी वंशावली तक ही सीमित नहीं था। इसमें झेंग परिवार का मुख्य परिवार भी शामिल था। व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करते हुए दृढ़ रहना चाहिए तथा जब हवाएं अनुकूल हों तो उदारता दिखानी चाहिए। बहरहाल, चाहे वह झेंग परिवार की तीसरी वंशावली हो या मुख्य शाखा, लिन युआन के पास कहने के लिए केवल एक ही बात थी, हर समस्या का समाधान होता है। लिन युआन ने सम्राट वर्ग के विशेषज्ञों के खिलाफ हाल ही में हुई झड़पों के बारे में सोचा। सुजरेन मिथ आई कोवा, ज्ञान हानजोंग और नाइटमेयर वीआई सभी मेरे पीछे लग रहे थे। फिर भी अंत में वे सभी मेरे वफादार दूत बन गए। भाग्य का मिलना मुश्किल है, सच में मुश्किल। कितना उदार। रक्तबीज की माता लिन युआन के पास लौटी और उसे एक डायमंड फेस्ट स्टोरेज बॉक्स सौंप दिया। ये लो, ये बूढ़े आदमी से आया है, रक्तपात की मां ने कहा। वेब से जर्ग नेट द्वारा संचालित पॉर्न स्टार्स के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। इवांका ट्रंप के कपड़े और भी अनुचित होते जा रहे हैं। लिन युआन ने तुरंत डायमंड फेस्ट स्टोरेज बॉक्स नहीं लिया। इसके बजाय उसने रक्तबीज की माता के पहले से घायल विकृत पैर को देखा। मिथ नस्ल के रूप में ब्लड बाथ की मां में असाधारण उपचार क्षमताएं थीं। अब जब वह मानव रूप में लिन युआन के बगल में खड़ा था तो उसका पैर बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। लिन युआन को पता था कि रक्तबीज की माता ने रक्त नियंत्रण प्रदर्शित करने के लिए अधिक शक्तिशाली नाइटमेयर वीआई से प्रहार झेला था। उसे अवश्य ही गंभीर चोट लगी होगी। जब लिन युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी फे ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन खरीदा था तो उसने पहले से ही ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की खेती करने का एक तरीका निकाल लिया था। ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को ब्लड ब्रू ग्रेप्स उगाने के लिए ताज़ा खून की जरूरत थी और लिन युआन का रेड थॉर्न भी ऐसा ही था। रक्त को अवशोषित करने के लिए अपने मुख का उपयोग करने के अलावा रेड थॉर्न अतिरिक्त रक्त को संग्रहित भी कर सकता था। अतिरिक्त रक्त को रिलिंक्विश की आंख में संग्रहित किया गया जो रिलिंक्विश के मुंह पर विकसित हुई। दूसरे शब्दों में, शुद्धतम सार त्याग की आंख में निहित है। लिन युआन ने सोचना शुरू किया, क्या मैं ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की खेती के लिए रेड थॉर्न का इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां, तो ब्लड ब्रू ग्रेप्स उगाना बहुत आसान होगा। रक्तबीज की माता के पास विशिष्ट कौशल रक्त आलिंगन और इच्छा मकड़ी रूप थे। जल्द ही इसे मिथक आई में पदोन्नत करने के लिए सब कुछ तैयार था। एंडलेस समर की मदद से मदर ऑफ ब्लड बाथ के लिए मिथिशीत यी विश्व शुद्धिकरण को सफलतापूर्वक पूरा करना बहुत संभव था। मिथक टाइटी में मदर ऑफ ब्लड बाथ बॉडी वेपनाइजेशन को सक्रिय करने में सक्षम होगी।
अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के शारीरिक शस्त्रीकरण और उसके बाद आत्मा की वापसी की शक्ति को देखने के बाद लिन युआन को मिथक दासव और मिथक थराली के बीच शक्ति विसंगति समझ में आ गई। यदि रक्तबीज की माता स्वयं को मिथक थरी तक उन्नत कर सकती है, तो लिन युआन लड़ने की क्षमताओं के उच्चतर स्तर तक पहुंच सकता है। लिन युआन ने सोचना शुरू किया। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने क्रिएशन ब्रीड का उल्लेख किया, जो मिथ ब्रीड से एक लीग ऊपर है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर मैं रेड थॉर्न का उपयोग करके आइज ऑफ रिलिंकिश का उत्पादन कर सकता हूं और ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की खेती कर सकता हूं, तो मैं मदर ऑफ ब्लडबैथ का पोषण कर पाऊंगा। यह इसे जल्दी से क्रिएशन ब्रीड की गुणवत्ता में धकेल सकता है। यह संभव लगता है। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।